विकास संवाद की ओर से आप सभी का आज की चर्चा में हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा केंद्रित है एक ऐसे विमर्श की शुरुआत पर जो कि भारत में नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागरिक सामाजिक संस्थाओं का न केवल विकास की प्रक्रियाओं में बल्कि सामाजिक बदलाव की विभिन्न अवस्थाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो बदलाव है ये अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से हमारे समाज में दिखाई देता है और अगर हम इसके ऐतिहासिक सफरनामे की बात करें तो हमको अलग अलग चरणों में इसकी अलग अलग तरह की झलक और अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां भी नजर आती हैं। मुश्किल ये है कि हमारे देश में और हमारे देश के बाहर भी जो लोग नागरिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं, कई बार ये होता है कि वो अपने ही काम के बारे में, अपने काम के इतिहास के बारे में और अपने काम के क्षेत्र के दायरे के बारे में उतनी सारी चीजें समझते नहीं हैं और उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके साथ भी अवगत नहीं होते हैं और अपने काम को कई बार गैर सरकारी काम की तरह देखने की कोशिश होती है। तो यदि हम नागरिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज में एक व्यापक बदलाव के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले, इस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोग अपने क्षेत्र के बारे में गंभीरता से समझें, इसका जो चरित्र है, इसकी जो काम करने के तरीके हैं, इसका जो ऐतिहासिक सफरनामा है उनके बारे में इनकी जानकारियां पुख्ता रहें। तो इस तरह से हम वापस आते हैं इतिहास पर और इतिहास की जब भी बात होती है तो आमतौर पे उसको राजा रानियों के संदर्भों तक सीमित करके देखा जाता है, लेकिन जब हम नागरिक सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं तो ये राजा रानियों का इतिहास नहीं है बल्कि उस पहल का इतिहास है जो कि समय समय पर लोगों ने, लोगों के संगठनों ने, लोगों की संस्थाओं ने, लोगों के समूहों ने एक ऐसी प्रक्रिया में आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी जहां वे अपने आप को नागरिक की तरह परिभाषित करते थे। और ये बहुत नई घटना नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हमें ये प्रक्रियाएं उभरती हुई दिखाई देती है। भारत की यदि हम बात करें तो नागरिक सामाजिक पहल का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है और हम इसमें अगर इतिहास की तरफ जाते हैं तो हमको जो भारतीय इतिहास की औपचारिक शुरुआत नजर आती है वह सिंधु घाटी सभ्यता से नजर आती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से नजर आती है। तो इस चर्चा में हमारे साथ सचिन जी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में नागरिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहे हैं, एक साथी के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर। विकास संवाद के संस्थापक हैं, निर्देशक हैं और भोजन का अधिकार जैसे देशव्यापी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। देश भर में इस तरह के नागरिकों के साथ खड़े हुए अभियानों का, लोगों के साथ खड़े अभियानों का नेतृत्व किया है, उनको सहयोग किया है। अशोका फैलो रहे हैं। पोषण के मुद्दे पर, कुपोषण के मुद्दे पर उनका बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है जो कि पैरवी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है और जमीन पर क्रियान्वयन के माध्यम से भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम जो पहल शुरू करने जा रहे हैं उसके पीछे की एक लंबी दास्तान है, उसके पीछे की एक लंबी पृष्ठभूमि है और उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो सामाजिक नागरिक संस्थाओं का जो हिस्सा है समाज में, उससे हम किस तरीके से और नए संदर्भों में परिचित हो सकते हैं। क्या उसको किसी एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, क्या उसके कुछ और अलग पहलू हो सकते हैं, उसके अलग आयाम हो सकते हैं, इसको हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विचार इसलिए उभर कर के सामने आया क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज के दौर में जब सामाजिक नागरिक संस्थाओं, जिसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, सिविल सोसाइटी कहते हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं कहते हैं, सामाजिक संगठन कहते हैं, जन आंदोलन या जन अभियान कहते हैं, तो ये सबको मिला कर के हम एक तरीके से एक अवधारणा को निरूपित कर रहे हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कम्युनिटी कहते हैं। और सिविल सोसाइटी कम्युनिटी का जैसे हम जानते हैं कि हमारे मन में अगर हम देखें, अगर हम अपने आप से संवाद करते हैं तो हमको बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का जवाब मिल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। वस्तुतः हम जानते हैं कि एक समाज को एक बेहतर दिशा में लेके जाना, समाज को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करना, समाज के भीतर अगर कोई विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। और हम जैसे कहते हैं, अगर एक प्राणी के रूप में इंसान को अगर हम परिभाषित करते हैं तो क्या उसकी पहचान और दूसरे जीवों की तुलना में और दूसरे तत्वों की तुलना में कुछ अलग और कुछ बेहतर हो सकती है क्या। ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हम अपने आप को एक मानव के तौर पर और इंसान के तौर पर जैसे परिभाषित करते हैं, उसको शायद साबित करने की भी ज़रूरत होती है।
और उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं सामाजिक नागरिक संस्थाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम पृष्ठभूमि के नज़रिए से बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं का आज जो पहचान है उसको जिस नज़रिए से देखा जाता है उसमें केवल यही माना जाता है कि कोई एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, एक पंजीकृत संस्थान है, और वो पंजीकृत संस्थान जो है वो कहीं पर चैरिटी का या कहीं पर किसी नीति को बदलने का काम कर रहा है, या उसको आज और नए राजनीतिक संदर्भों में अलग अलग उसकी भूमिकाओं के साथ उसको परिभाषित किया जाने लगा है। एक जो बहुत मूल बात हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आज जिस श्रृंखला को शुरू करने की प्रक्रिया में हम हैं उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक नज़रिया है, उसके पीछे एक दृष्टिकोण है। और वो दृष्टिकोण ये है कि सामाजिक नागरिक पहल सबसे बुनियादी तत्व है, सबसे बुनियादी एलिमेंट है जिसको शायद हमको अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा ये है कि सामाजिक नागरिक पहल जो है वो ठीक उसी वक्त से शुरू होती है जिस वक्त से इंसान का इतिहास, मानव का इतिहास शुरू होता है। जब हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, जब हम इसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमको इसके बहुत अलग अलग परतें, बहुत अलग अलग आयाम इसके दिखाई देते हैं। तो हमको ऐसा चीज़ समझ में आई कि वास्तव में जब से इंसान का उदय हुआ, जब से इंसान का उद्भव हुआ, तभी से सामाजिक नागरिक पहल या सिविक एक्शन जिसको हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत हमको दिखाई देती है। आगे की श्रृंखलाओं में हम इसको अलग रूप से परिभाषित करेंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि एक सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के तौर पर या सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर या संस्था के तौर पर हम जब समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो या राजनीतिक बदलाव हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये आता है कि उसका जुड़ाव जो है वो नैतिकता के साथ में है, नीतियों के साथ में है, व्यवस्था के साथ में है, अर्थव्यवस्था के साथ में है और राजनीति की प्रक्रियाओं के साथ में भी है। हम किसी भी स्तर पर ये नहीं मान सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं का जो है वो अपने आप में कोई गैर राजनीतिक चरित्र होता है और उसका कोई एक गैर राजनीतिक स्वरूप होता है। जब जब समाज में व्यवस्थाओं की बात आती है तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो अर्थनीति और राजनीति के माध्यम से ही निर्मित हुई हैं। और अगर हमको समाज में बदलाव लाना है, बेहतरी लाना है, असमानता को ख़त्म करना है या छुआछूत को ख़त्म करना है या पर्यावरण से संबंधित कोई स्थितियों को बेहतर बनाना है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका जुड़ाव जो है वो अर्थव्यवस्था के साथ और राजनीतिक व्यवस्था के साथ होगा ही। ये एक बहुत बुनियादी सी बात है और इसको हमको शायद इस पूरे संवाद में ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ये जो पहला हिस्सा हम आज शुरू कर रहे हैं, ये पहला हिस्सा जो है वो भारत का जो एक ऐतिहासिक संदर्भ है, सिंधु घाटी की सभ्यता से हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज हम एक तरीके से एक पड़ाव पर पहुंचेंगे मौर्य काल तक। हम सब ने इतिहास पढ़ा है, हम सब अपने स्कूल की शिक्षाओं से गुजरे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एक तरीके से एक रिफ्रेशिंग जर्नी होगी, उसको फिर से याद करने की जर्नी होगी। जो तथ्य हैं वो तथ्य कोई नए तथ्य नहीं हैं, वो जानकारियाँ कोई नई जानकारियाँ नहीं हैं। जो महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ सामाजिक नागरिक पहल का और सामाजिक नागरिक संस्थाओं का। स्वाभाविक है कि आज जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 150 सालों में तो हमको यही समझ में आता है कि जो संस्थाएं किसी तरीके से या तो अनौपचारिक रूप से समूह में गठित हुई हैं या फिर कहीं किसी रजिस्ट्रेशन में है या पंजीयन में है, उनको संस्थाएं माना जाता है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक बहुत लंबी एक दास्तान है, उसके पीछे एक लंबी बहुत कहानी है। शायद उस कहानी को हमको अपने संदर्भ में लेने के लिए लेने का मौका आज हमारे सामने है और वो वक्त भी है जिसमें हम इसको जोड़ करके देख सकें। सबसे पहली बात तो हम ये लेना चाहेंगे, मैं एक बहुत ही सामान्य तरीके से इस विषय का परिचय करता हूँ कि जब हम प्राचीन भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो हम सब ने देखा है कि भारत में पुराने समय से ही, काफ़ी लंबे समय से ही एक तरीके से बहुत आध्यात्मिक धारणाएं रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके के नैतिक मूल्यों का वास रहा है और उसके ऊपर लगातार अलग अलग तरीके के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन होता रहा है और उसको अलग अलग तरीके से आख्यान भी हमारे सामने उसको लेकर के आते रहे हैं। वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो दया, दान, करुणा, कल्याण, किसी के साथ हिंसा ना करना, किसी को दुख ना देना, अच्छा काम करना, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना, लोगों को छाया उपलब्ध करवाना,
तो अपने आप में इस तरीके के व्यवहार जो है वो भारत की ऐतिहासिक व्यवस्था में, भारत की परंपराओं में अलग अलग रूपों में हमको साफ तौर पर नज़र आते हैं। और उसको मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सामाजिक नागरिक पहल है, यानी कि एक तरीके से अपने दायरों से आगे बढ़ करके समाज के लिए कुछ बेहतर करना, चाहे वो ढांचागत हो, चाहे वो व्यवस्थागत हो, चाहे वो एक व्यक्ति की मदद हो, एक परिवार की हो, या एक समुदाय की हो, या व्यवस्था में बदलाव की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं। समाज में कुएं और बावड़ियां बनवाना अपने आप में एक तरीके से परोपकार का काम रहा है। परोपकार को अगर हम बहुत सीधे संदर्भों में समझने की कोशिश करें तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने हितों से आगे बढ़ करके दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचना। अपने आप में कोई ऐसी अवधारणा नहीं है कि हम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करें या किसी पर शासन करने की कोशिश करें, लेकिन उसका सीधा सा संदर्भ ये है कि हम अपना दायरा विस्तार करते हैं। हम एक व्यक्ति के तौर पर अपने हितों को नहीं देखते, एक परिवार के तौर पर अपने हितों को नहीं देखते, बल्कि उसके आगे भी अपने अनुभवों को लेके जाने की कोशिश करते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। धर्मशालाएं, मुसाफिर खाने संचालित करना, इनका इतिहास भी बहुत लंबा है और वो हम सबको दिखाई देता है। मैं ये बहुत सहज जानकारियाँ, सहज बिंदु इसलिए सामने रख रहा हूँ, इसका संदर्भ ये है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि सामाजिक नागरिक पहल जो है वो कोई एक अछूता व्यवहार या अछूती पहल नहीं है। अलग अलग रूपों में ये हमारे समाज में विद्यमान रही है और उसको हमको शायद अपने काम के साथ, अपने नज़रियों के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और सामाजिक संस्था के तौर पर शायद देखने की ज़रूरत है कि उसका एक बहुत ही गहरा और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ है। दूसरी बात ये आती है कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं की और पहल की भूमिका उस वक्त महत्वपूर्ण हो गई जब से राज्य व्यवस्थाएं आईं, जब से एक तरीके से पूरा का पूरा हमारा समाज चलाने के लिए एक तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, संगठित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, लेकिन उसके साथ ही जो है वो एक तरीके से राज्य व्यवस्था का भी निर्माण हुआ। एक तरीके से अगर हम ये देखें कि जब अलग अलग हमारे कुछ वर्टिकल्स या ऊर्ध्वाधर इकाइयाँ पैदा हुई, राज्य एक इकाई है, समाज एक इकाई है, हमारे यहाँ पर बाज़ार एक तरीके की एक और व्यवस्था है, तो एक वक्त ऐसा आया जब ये समझ में आया कि इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं एक समन्वय होना, इनके बीच में एक जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, इनकी अपनी भूमिकाएं प्रतिपादित होना बहुत ज़रूरी है, इनकी निगरानी की जाना बहुत ज़रूरी है। कई स्तरों पर दिखाई देता है कि राज्य व्यवस्था जो है वो अपने मार्ग से भटकती है, अपनी भूमिकाओं से भटकती है और वो शोषण की दिशा में जाती है। बाजार को जब बिल्कुल खुला माहौल मिलता है और उसका कोई नियमन नहीं होता है तो वो भी एक तरीके से संसाधनों का शोषण करता है और एक तरीके से समाज की जो अपनी पूंजी है उसका भी शोषण करता हुआ हमको नज़र आता है। जब समाज की निगरानी नहीं होती है तो हमने देखा है कि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं पैदा होती हैं जहां पर जाति के आधार पर, लैंगिक आधार पर, अमीरी या गरीबी के आधार पर, पंथ और धर्म के आधार पर जो है वो अलग अलग तरीके के विभाजन पैदा होते हैं, विसंगतियां पैदा होती हैं और वो अपने आप में एक तरीके से शोषणकारी व्यवस्था का रूप ले लेती हैं। तो राज्य, बाजार और एक तरीके से हम समाज की भूमिकाओं की बात करें तो इनके बीच में एक तरीके का एक ऐसा जोड़ और एक ऐसा मिलाप होता है जहां पर शायद कुछ बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की ज़रूरत होती है, लगातार उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, उसमें इंगित करने की ज़रूरत होती है कि कहां पर क्या हो रहा है और किन पहलुओं पर शायद कुछ बेहतर किए जाने की ज़रूरत है, और अगर हम बेहतर हैं तो क्या और बेहतर उस पूरे संदर्भ में हुआ जा सकता है, क्या और बेहतर मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। तो ये एक नज़रिया हमको दिखाई देता है कि कैसे एक जब हम राज्य, समाज और बाज़ार के संदर्भ में रहते हैं तो वहाँ पर इन तीनों का जोड़ जो है वो समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर किसी तरीके से एक खराब प्रभाव ना डाले और एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करे, ये एक पहलू बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उस काम को करने का काम हम ये देखते हैं कि समाज जो है वो कई बार बाज़ार को नहीं करेक्ट करता है, उसको नहीं सुधारता है, बाज़ार जो है वो समाज की विसंगतियों को ठीक करने का काम नहीं करता है, उसको बेहतर बनाने का काम नहीं करता है। तो हमको ये समझ में आता है कि उस वक्त समाज के भीतर से ही कुछ लोग जिनमें एक तरीके की चेतना होती है, एक नज़रिया होता है, उनका अपना विवेक होता है, वो धार्मिक संगठनों से आ सकते हैं, वो धार्मिक इकाइयों से आ सकते हैं। और हम इस पूरे इतिहास में देखेंगे कि धर्म ने वास्तव में सामाजिक नागरिक पहल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई संदर्भों में हम ये देखेंगे, हम ये पाएंगे कि राजकीय व्यवस्था ने, मतलब राजाओं ने, सम्राटों ने भी कई स्तरों पर जो है वो व्यवस्था को एक नया मुकाम देने में,
उसको एक नैतिक संदर्भ देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कई मामलों में हमको ऐसे राजाओं और राजशाही व्यवस्था के अनुभवों के उदाहरण हमारे सामने हैं जो शोषण करते रहे, जो प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते रहे, जो भेदभाव को बढ़ाते रहे, जो धार्मिक वैमनस्यता को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण हैं जिन्होंने समाज को एक बेहतर स्वरूप देने का काम किया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक बात और बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आती है, खासतौर पर जो विषय आज हम ले रहे हैं वो एक तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक का है। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जब कोई राज्य नहीं था, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, जब कोई सरकार या किसी तरीके का कोई राजा या सम्राट या कोई चक्रवर्ती प्रशासक भारत की सीमाओं में हमको कहीं पर नजर नहीं आता। तो क्या वास्तव में वहां पर कोई सामाजिक व्यवस्था काम कर रही थी? क्या वास्तव में वहां पर कोई नियमन हो रहा था? इस चीज को शायद समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो हमारा जो पूरा ऐतिहासिक संदर्भ है वो ये बताता है कि अगर वास्तव में हमारा एक हम नैसर्गिक स्वरूप में रहें, इंसान अगर अपने नैसर्गिक स्वरूप में अगर हम उसको वापस लेके जाना चाहें, जो आज से कम 10,000 साल पुराने हमारे सामने अनुभव आ रहे हैं, तो उससे एक बात तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि उसमें शोषण, भेदभाव, जाति, बिरादरी, पंथ के नाम पर टकराव, किसी तरीके के शोषण और हिंसा, इस तरीके के कोई संकेत जो है वो हमारे 10,000 साल पुराने इतिहास में नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर किसी तरीके के प्रतिकार की, किसी तरीके के संगठन की, किसी तरीके की प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही शायद वहां पर नहीं पड़ी। ये एक बहुत बुनियादी सा संदर्भ हमको जो पहला सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक का हमको दिखाई देता है। ये बहुत छोटा समय नहीं है, ये लगभग 7,500 साल का समय है। और ये बहुत इसलिए ये मानना अपने आप में शायद उसका एक बहुत संदर्भ बन जाता है, उसका एक बहुत ही आधार बन जाता है ये मानना कि अगर व्यवस्था बेहतर हो, अगर लोगों में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नैतिक स्वभाव का अगर प्रचार रहे और अगर लोग खुद चाहें कि हमारी व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए और उस विचार को अगर वो वास्तव में लागू कर पाएँ, तो हम देखते हैं कि समाज में एक बहुत अलग तरीके का स्वरूप हमारे सामने निकल के आता है। इसको अगर हम थोड़ा व्यवस्थित ढंग से अगर थोड़ा देखने की कोशिश करें तो इसको हम अलग अलग रूपों में थोड़ा देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा हमको दिखाई देता है जब हम ऐतिहासिक संदर्भ में जाते हैं, तो हम सब ने पढ़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो लगभग ईसा से 2800 साल पहले, यानी कि वो 2800 साल और अभी के अगर हम अपने 2100 साल जोड़ लें तो लगभग 4,900 से 5,000 साल हमको दिखाई देते हैं। और हमको ये समझ में आता है कि भारत का जो एक तरीके से इतिहास है वो 5,000 सालों का है। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो नई खोजें हुई हैं उससे ये जो इतिहास है 5,000 साल से बढ़कर के लगभग अब 10,000 साल के आसपास का हमको दिखाई देता है। और उस संदर्भ को शायद हमारे लिए लेना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि जो सिंधु घाटी उस सभ्यता का जो पूर्व काल है, जिसको हड़प्पा संस्कृति का पूर्व काल कहा जाता है, और वो काल है लगभग 7500 साल से 5,500 साल ईसा पूर्व में, यानी कि अब से लगभग सीधी सीधी अगर हम बात करें तो 9,800 साल पहले का जो काल है, बड़ा अद्भुत सा चित्र हमारे सामने उभर करके आ रहा है। वहाँ पे जो खुदाई हुई है, वहाँ पर जो उत्खनन हुआ है, वहाँ पर जो सामग्रियाँ पाई गई हैं, उससे एक बड़ी रोचक कहानी हमारे सामने उभर के आ रही है समाज की। ये जो हड़प्पा पूर्व काल है, इसके जो शुरुआती जो संकेत मिले हैं, जो वर्तमान हरियाणा है उसको कहा, उस क्षेत्र का नाम जो माना गया है वो है भिराना। करीब 7,570 साल पहले भिराना नाम का एक गांव था जिसको आरंभिक खाद्य युग उत्पादन युग माना जा सकता है। नवपाषाण युग का वो समय है। और आज से लगभग 9,800 साल पहले एक सभ्यता, एक पूरी दुनिया भारत के किसी कोने में, किसी हिस्से में मौजूद थी, जो वर्तमान हरियाणा है वहाँ पर मौजूद थी। उसका नाम भिराना है। उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसकी और कहानी पता चलेगी। और दूसरा जो हिस्सा निकल के आया है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो 3 चरणों में उसका पूरा इतिहास दिखाई देता है। ईसा से लगभग 7,000 साल पहले ये गांव था। ये ग्रामीण व्यवस्था थी। गांव यहाँ पर मिले हैं भिराना और मेहरगढ़ में। जो मेहरगढ़ है
वो जो पाकिस्तान है वहाँ पर कुछ हिस्से हैं, क्वेटा, कलात और सिबी, इनके बीच में वो हिस्सा है मेहरगढ़ का। और मेहरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पर हालांकि मिट्टी के बर्तन दिखाई नहीं देते, लेकिन शुरुआती जो कृषि विकास है वहाँ पर हमको वो कृषि विकास होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर दिखाई देता है कि लोगों ने वृक्षारोपण किया था, लोग पेड़ लगाने का काम करते थे। इस 9,500 साल पहले की सभ्यता में लोग पशुओं का पालन कर रहे थे, जानवरों को पालते थे ताकि अपने परिवार की और अपने गांव की व्यवस्था का वो संचालन कर सके। वो तांबे का इस्तेमाल भी कर रहे थे, वो चूने के पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। सीपियों, फिरोजा का जो पत्थर होता है, सीपियाँ होती हैं, लाजावर्द एक पत्थर होता है, बेशकीमती एक तरीके का एक कीमती पत्थर होता है, उसका उपयोग जो है वो आभूषणों को बनाने में किया जा रहा था। और अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोगों ने अपने एक तरीके की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर बना के रखी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक नगरीय व्यवस्था थी, एक शहरी व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन उससे भी पहले, करीब उससे 5,000 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो ग्रामीण व्यवस्थाएं थीं। और इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो वहाँ के लोगों ने अपनी एक जो व्यवस्थाएं बना रखी थी उसमें बहुत वैज्ञानिक एक तरीके से नज़रिया, एक विवेक का इस्तेमाल वहाँ पर दिखाई देता है। वो टोकरियाँ बनाते थे, तो टोकरियों को बनाने में जो है वो असफाल्ट नाम की एक सामग्री का इस्तेमाल करते थे, जो एक तरीके का डामर होता है। तो वो अपने एक तरीके का विवेक का वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे कि किस तरीके से उन टोकरियों को जो है वो स्थायी बना कर के रखा जा सके। ये जो मेहरगढ़ का और भिराना का काल है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये 6 पंक्तियों में उत्पादन का काम करते थे। जो जमीनों में और खेतों में उत्पादन होता था उसमें एक तरीके से पतले दाने वाले गेहूं का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको इनकॉर्न और एमआर गेहूं की प्रजाति कहा जाता है। आजकल उसका बहुत उत्पादन नहीं होता है। जौ का उत्पादन, जौ को आज हम मानते हैं कि वो एक तरीके का बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक अनाज है। मतलब आज हम जो खा रहे हैं उसका जीवन जो है वो लगभग 10,000 साल का है, ये बात हमारे सामने बहुत स्पष्ट होती है। बेर और खजूर की खेती भी जो है वो मेहरगढ़ और भिराना में वहाँ पर दिखाई देती है। बकरी, भेड़ का पालन और दूसरे पशुओं का प्रबंधन भी करने का काम वहाँ पर किया जा रहा था। और ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो उत्तरी अफ़गानिस्तान, उत्तरी ईरान और दक्षिण मध्य एशिया में कहीं ना कहीं इसका एक बहुत विस्तार हमको दिखाई देता है। तो एक रूप में अगर हम देखें तो इस पूरे मसले में यहाँ पर हमको किसी तरीके का कोई वर्ग चरित्र, किसी तरीके का शोषण या किसी तरीके का आपसी बैर भाव जो है वो लोगों में नज़र नहीं आता है। हालांकि छोटी इकाइयाँ थी, छोटे समूह थे, छोटे गांव थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमको वहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आती है कि लोग जो है वो अपने तरीके से अपनी व्यवस्था का निर्माण कर रहे थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पहला हिस्सा है एक तरीके से जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्व का काल है, लगभग ईसा से 7,500 साल पूर्व का, तो वहाँ पर समाज की अपनी एक व्यवस्था थी। और वो व्यवस्था ऐसी थी जिसमें सबके लिए स्थान था। और चूंकि सबके लिए स्थान था इसलिए वहाँ पर आपसी टकराव, आपसी भेदभाव वो वहाँ पर हमको नज़र नहीं आता है। और अगर वो नज़र नहीं आता है तो कोई सामाजिक सांगठनिक प्रतिकार या प्रतिक्रिया वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो ये जो ऐतिहासिक संदर्भ लेने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि बहुत हद तक ये समाज की व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि वहां पर लोगों को किस तरीके का जीवन जीने का मौका मिल रहा है। अगर हम एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था में हैं, लोग अपने लिए व्यवस्था का निर्माण खुद कर रहे हैं, तो शायद वहां पर उस तरीके की चुनौतियां खड़ी नहीं होंगी जिसके लिए शायद सांगठनिक पहल की जरूरत पड़े। एक प्राथमिक संदर्भ जो है हमको यहाँ पर शुरुआती सभ्यता में ये नजर आता है। दूसरा संदर्भ में लेना चाहता हूं वो है ईसा से 5,500 साल से 2,800 वर्ष पूर्व। यानी कि अगर हम आज से अगर हम बात करें तो लगभग 7,500 से 8,000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। ईसा से 5,500 साल पहले की बात कर रहा हूं, जिसको हड़प्पा का शुरुआती काल एक तरीके से माना जाता है और इसको मेहरगढ़ का दूसरा और तीसरा काल भी माना जाता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें पिछले काल की तुलना में एक बदलाव हुआ, और वो बदलाव ये था कि मिट्टियों का बर्तन का इस्तेमाल शुरू हो गया। और यहाँ पर ये एक तरीके से ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब गांव यहाँ पर भी हमको दिखाई देते हैं।
तो आज जब हम ये कहते हैं, जो पूरा आज शहरी और ग्रामीण का जो जो भेद हमारे सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी तक का जो ज्ञात इतिहास है, उस ज्ञात इतिहास में हमारी व्यवस्थागत जो अस्तित्व है उसकी शुरुआत एक तरीके से गांवों से भी हुई है। तो गांवों को अगर आज हम संरक्षित करना चाहते हैं तो उसका एक पूरा का पूरा संदर्भ, एक पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको वहां से दिखाई देती है। और दूसरा ये वाला जो काल है, जो हड़प्पा के पूर्व का काल है, ये काल में अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू नहीं हुई है। और अगर हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर भी कला का इस्तेमाल करना एक तरीके से शुरू कर दिया था। वो चमकदार पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे थे अपने आभूषणों को बनाने में, कलात्मक सामग्री बनाने में। अप्रैल 2006 में एक नेचर नाम की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है, उसने एक रिसर्च पेपर छापा है। उसने कहा है कि जो मेहरगढ़ में जो प्रमाण मिले हैं इस काल में, 5500 से 2800 वर्ष ईसा पूर्व में जो प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर जो मिला है वो प्रोटोडेंटिस्ट्री के प्रमाण मिले हैं, यानी कि दंत चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। जीवित व्यक्ति में जीवित व्यक्ति के दांत में छेद करके उसका उपचार किया गया। तो इसका मतलब है कि एक तरीके का जो वैज्ञानिक प्रचार प्रसार है, जो वैज्ञानिक खोजें हैं, वो वहां पर होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर ये एक ऐसा काल है जो संकेत मिल रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि उस वक्त जो ये मेहरगढ़ का जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो आसपास के लोग थे, जो समुदाय था, वो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के कुछ हिस्सों के साथ उसका व्यापार हो रहा था। और ये हिस्सा भी ऐसा है, ये काल भी ऐसा है जहाँ पर हमको सामाजिक टकराव के, आर्थिक टकराव के या वर्ग भेद के उस तरीके के संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देते। पूरी जो निर्भरता थी एक तरीके से अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने के संदर्भ में यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये दूसरा संदर्भ जो हम ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अब तीसरा अगर हिस्से पे मैं आऊं, जो बिल्कुल सिंधु घाटी की सभ्यता है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो ईसा से 2800 साल से 1900 साल पूर्व, यानी कि लगभग ये 1000 साल की सभ्यता है। 1000 वर्ष तक इसका अस्तित्व दिखाई देता है, माना जाता है। और ये अपने आप में अपूर्ण तरीके से विकसित मानव सभ्यता इसको माना गया है। और मैं इस संदर्भ को इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि इससे हमारी जो सामाजिक नागरिक पहल है उसके साथ एक बहुत ही सीधा सीधा जुड़ाव हमको यहाँ पर नजर आता है। बहुत स्पष्ट रूप से उसका एक जोड़ वो दिखाई देता है। हम अक्सर कहते हैं कि आज से 500 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले का जो समाज था, क्या वो पिछड़ा समाज था? हमको लगता है कि शायद इसको देखने का एक नज़रिया दूसरे तरीके से विकसित करने की ज़रूरत है कि हर जो समाज होता है वो अपने समय के अनुभवों और अपने समय के आविष्कारों के साथ अपने जीवन को विकसित करता है, अपने जीवन को आकार देता है। उसके अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, अलग अलग तरीके की परिस्थितियां होती हैं, और वो परिस्थितियां जो हैं कुछ चीज़ों को बचाए रखती हैं, कुछ व्यवहारों को बचाए रखती हैं, और कुछ व्यवहारों को जो है वो एक तरीके से ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको एक चीज़ जो नज़र आती है, ये संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ये पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता है, या जिसको हड़प्पा संस्कृति हम कह रहे हैं, जो अब से ठीक 5000 साल पहले अस्तित्व में मानी जा सकती है, ईसा से 2800 साल से 1900 वर्ष ईसा पूर्व में, ये सिंधु नदी मतलब और घग्गर और हकरा नदी जो है वो उसके आसपास की सभ्यता के तौर पर इसको माना गया है, वहाँ पर ये विकसित हुई। इसलिए मैं इस संदर्भ को बहुत विशेष मान रहा हूँ क्योंकि ये हमको समझना पड़ेगा कि सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो नदियों के आसपास हुआ है। सभ्यताओं के विकसित होने का और उनके समाप्त होने का जो संदर्भ है वो नदियों के होने और नदियों के अस्तित्व के खत्म होने के साथ ही बहुत साफ तौर पर जुड़ा हुआ है, और सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमाण हमारे सामने दिखाई देता है। तो आज जब हम पर्यावरण के सवाल की बात उठाते हैं, या जलवायु परिवर्तन की आज जब हम बात कर रहे हैं, या आज हम नगरीय विकास की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल जो हैं वो केवल आज के सवाल नहीं हैं, बल्कि अपने आप में हमारे भारत के जो पूरा एक लंबा इतिहास है, तकरीबन 5000 सालों का जो ये तात्कालिक बिल्कुल ज्ञात इतिहास है, जिसके बारे में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं, उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि जिन मुद्दों पर आज हम काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम सामाजिक नागरिक पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में मानव अस्तित्व के प्रश्न होते हैं।
वो केवल एक तात्कालिक प्रश्न नहीं होता है कि ये 5 बस्तियों का सवाल है या 50 गांवों का सवाल है या उत्तर भारत का सवाल है या दक्षिण भारत का सवाल है या ये उत्तर प्रदेश का सवाल है या मध्य प्रदेश का सवाल है, ऐसा कतई नहीं है। शायद जब हम नागरिक सामाजिक पहल के नज़रिए से बात को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सभ्यताएं कैसे विकसित होती हैं, सभ्यताएं किस तरीके की चुनौतियों का सामना करती हैं और सभ्यताएं कब खत्म भी हो जाती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पैदा हुई, विकसित हुई और खत्म भी हो गई, मतलब एक पूरी सभ्यता, उसका पूरा वजूद का खत्म हो जाना हमारे सामने दिखाई देता है और उसका बहुत सीधा संबंध जो है वो पर्यावरण के और व्यापार के और आर्थिक प्रश्नों के साथ बहुत साफ तौर पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये नज़रिया बहुत ज़रूरी है कि अगर एक व्यवस्था हमारे सामने होती है तो उस व्यवस्था का निर्माण कैसे हो रहा है उसको शायद जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मिस्र के समानांतर और मेसोपोटामिया के समानांतर इस सभ्यताओं को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। जो ज्ञात संदर्भ है, जो जानकारियाँ सामने हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये पूरे क्षेत्रों को मिलाकर के सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर बड़े शहरों की स्थापना मतलब कल्पना कीजिए आज से 5000 साल पहले एक शहर जिसकी जनसंख्या 50,000 हो तो स्वाभाविक तौर पर उस शहर को हमको मानना पड़ेगा कि वो एक उस संदर्भ में उस समय की व्यवस्थाओं के मुताबिक एक तरीके से बहुत ही बड़ा शहर हमको वहाँ पर दिखाई देता है। और उसके आसपास ही उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया चलती है, फिर हमको गनेरीवाला, लोथल और धोलावीरा के प्रमाण भी हमारे सामने उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मैं जो तीसरा संदर्भ ले रहा हूँ ये हड़प्पा संस्कृति का है और ये एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी अभी विस्तार से बात करूँगा। इसके बाद जो चौथा संदर्भ है आज के विषय का जिसको हम बात कर रहे हैं वो है उत्तर हड़प्पा काल। यानी कि जब हम ये देख रहे हैं कि 2800 से 1900 ईसा पूर्व में एक तरीके से पूरी विकसित हड़प्पा संस्कृति थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो 1900 के बाद से अगले 400 सालों तक, लगभग 400 सालों तक एक तरीके से उत्तर हड़प्पा काल हम देखते हैं, पोस्ट हड़प्पा कल्चर हम पाते हैं। और ये काल चुनौतियों से भरा हुआ काल है। ये 400 साल ऐसे हैं जहां पर अलग अलग कारणों से बाढ़ आना, सूखा पड़ना, अकालों का पड़ना, बहुत सारी चुनौतियां इस दौरान जलवायु के कारण पैदा होना, ये इस पूरे काल में दिखाई देती हैं। और इसका प्रभाव ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संस्कृति जो है एक तरीके से उसका अस्तित्व, उसका वजूद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो यानी कि एक समय हमारे जीवन में हम जिस संस्कृति और जिस सभ्यता में हैं वहाँ पर एक ऐसा काल भी था जब बिल्कुल भी इस सभ्यता में शायद हमारे पास किसी तरीके की बहुत ही एक विकसित और एक व्यवस्थित समाज नहीं रहा। वो ईसा से 1900 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक लगभग 400 साल हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। और फिर ये 1500 से 600 ईसा पूर्व यानी कि अब से लगभग 2700 साल पहले जो एक काल शुरू हुआ उसको हम जो कहते हैं वो वैदिक काल के तौर पर हम जाते हैं, जिसमें वेदों की रचना हुई। और वो वेदों की रचना जो है वो बाद के समाज के लिए एक उसको स्वरूप देने का आधार बनी। तो मैं मुख्य तौर पर जो आज बात अभी और ज़्यादा जो विस्तार से मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में जानकारी हम आपके सामने थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे, वो है विकसित जो पूरी हड़प्पा संस्कृति थी वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें थीं जिससे हम ये मान सकते हैं कि वो एक तरीके की बेहतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था थी। और फिर उसके बाद किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो बदलना शुरू हुई। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो संदर्भ हम ये देख रहे हैं उसमें कई तरीके के विचार प्रवाहित होते हुए नज़र आते हैं, कई तरीके की बहस है, लेकिन हम एक तरीके से जो वैज्ञानिक संदर्भ है हम उसी को सामने रख करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई रचे हुए कथानक के आधार पर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं है। वहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं, वहाँ पर जो चित्र मिले हैं, चित्रांकित लिपि मिली है, उसके आधार पर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ पर पत्थर के, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, उस जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसके आधार पर उस समाज को समझने की कोशिश की गई है। तो जो कुल मिलाकर के जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो एक तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो उत्खनन से, खुदाई से
और उनके जो शोध हैं उससे जो हासिल हुए हैं उससे हमको ये पता चलता है। कुछ चीज़ें तो बहुत स्पष्ट हुई हैं जो ये बताती हैं कि ये सभ्यता भौतिक और सांस्कृतिक तौर पर इतनी विकसित थी कि इसमें सभी के लिए पक्के मकान उपलब्ध थे। पहली बात तो ये एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी के लिए पक्के मकान, रहने के पक्के घर वहां पर उपलब्ध थे। जो अर्बन प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, नगरीय नियोजन जिसको हम कहते हैं, उसकी एक काफ़ी माकूल व्यवस्था वहां पर थी। और इस रूप में देखा जा सकता है कि क्या जो आज हम अर्बनाइजेशन की या शहरी विकास की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए कुछ वहां से हमको कुछ पाठ, कुछ अध्याय समझने के लिए मिल सकते हैं। उस नजरिए तक वो नगरीय नियोजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी के और हड़प्पा संस्कृति में दिखाई देती है वो ये है कि वहां पर जो अवशिष्ट जल प्रबंधन है, जो मल निकास का जो प्रबंधन है, उसकी एक पूरी की पूरी व्यवस्था, वहां पर एक ग्रिड सिस्टम या एक तरीके से जिसको जाल पद्धति कहा जाता है कि हर घर से जो पानी का उपयोग होने के बाद जो बचा हुआ पानी है वो निकलता और निकलने के बाद एक तरीके से एक मुख्य निकास मार्ग में जाकर मिल जाता, जो कि शहर के बाहर जाकर के किसी एक प्राकृतिक संसाधन में जाकर के वो पूरा जल का निकास वहां पर होता जाता रहा। तो ये हमको दिखाई देता है कि जिस स्वच्छता और जिस पानी के प्रबंधन को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में वो व्यवस्था हमको सिंधु घाटी के जो शहर हैं, जो इंडस वैली के जो अर्बनाइज्ड कल्चर है, उसमें हमको वहां पर दिखाई देता है कि वहां पर सिंचाई की प्रणाली थी, वहां पर जल निकास प्रबंधन था, पानी के निकलने की व्यवस्थाएं थी, स्वच्छता की वहां पर व्यवस्थाएं थी। और ये अपने आप में एक तरीके से ये बताता है कि वो समाज जो है वो किस तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने शहर की व्यवस्थाओं को विकसित कर रहा था। ये एक बात है। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है वो है कि वो एक सामूहिक श्रम और समग्र विकास पर केंद्रित वो व्यवस्था थी। वहां पर स्वाभाविक है कि बहुत अलग अलग तरीके की भूमिकाएं समाज में होती हैं। स्वच्छता की सुनिश्चित करना भी है, साफ सफाई करना भी एक भूमिका है, व्यापार करना भी एक भूमिका है, लेन देन करना भी एक भूमिका है, नियमों का पालन हो ये भी एक भूमिका है, अपनी सुरक्षा करना है उसके लिए शायद युद्ध करने वालों की भी ज़रूरत है, सेनाओं की भी ज़रूरत है। ये व्यवस्थाओं की ज़रूरत वहाँ पर हमको नज़र आती है कि हर समय पर हर वक्त में वो दिखाई देगी। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर किसी भी तरीके के शोषण के कोई संकेत या किसी भी तरीके के साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिले हैं। वहां पर यह नहीं मिला है कि कोई ऐसी व्यवस्था उस समाज में थी कि एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग को अपने अधीनस्थ रख करके उसके ऊपर नियंत्रण करता रहा हो, शोषण करता रहा हो। इस तरीके के प्रमाण वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। वहां पर स्वाभाविक तौर पर संपन्न और कम संपन्न लोग दिखाई देते हैं, गरीब लोग भी दिखाई देते हैं, श्रमिक भी दिखाई देते हैं, लेकिन शोषण के कोई संकेत या आधिपत्य के या उपनिवेशवाद के संकेत जो है वो वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। ये चीज़ हमको जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको साफ तौर पर वहाँ पर दिखाई देती है। और ये ऐसा समय था जहाँ पर एक तरीके से धातुओं का इस्तेमाल हो रहा था, पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, कपास का उत्पादन होने लगा था और कपास से कपड़े बनाए जाने लगे थे। तो आज से 5000 साल पहले का जो समाज था वो समाज एक तरीके से अपने जीवन की बुनियादी व्यवस्थाओं को निर्मित कर चुका था। अपने शहर की, अपने आवास की व्यवस्थाएं किस तरीके से करना है उसको विकसित कर चुका था। ये चीज़ें हमको साफ दिखाई देती है। और हमको ये भी एक बात वहाँ से साफ तौर पर दिखाई देती है कि व्यापार जो है वो क्या हमेशा शोषण का प्रतीक होगा। कम से कम सिंधु घाटी की सभ्यता में या जो हम हड़प्पा के बात करते हैं वहाँ पर हमको ये चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती है कि वहाँ के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार कर रहे थे, दूसरे देशों के साथ उनका व्यापार हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उस व्यापार में किसी तरीके के शोषण के या इस व्यापार के कारण संसाधनों के एकाधिकार के संकेत भी वहां पर हमको नहीं दिखाई देते हैं कि लोगों में इस तरीके की कोई तत्परता हो कि हमको संसाधनों के ऊपर एकाधिकार स्थापित कर लेना है या मुझे सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाना है या पूरी तरीके से पूरे आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर देना है। उस तरीके की व्यवस्थाएं हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो शायद मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक चीज़ और जो ज़रूरी है वो ये बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कोई छोटा क्षेत्र नहीं था।
एक कोने से लेकर के, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर के भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लगभग 1100 जो इलाके हैं, शहर हैं, छोटे और मझोले शहर हैं, उन शहरों की पहचान की जा चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये कोई अपने आप में एक बहुत छोटा सा क्षेत्र नहीं रहा है। तो ये नहीं मान सकते कि ये बहुत छोटा सा क्षेत्र था इसलिए इस तरीके की व्यवस्था संभव हो सकी होगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक सभ्यता का जो शुरुआती काल था वो सबसे नैसर्गिक मानव स्वभाव हम उसको मान सकते हैं क्या? ये प्रश्न जरूर हमारे सामने उभर के आता है कि आज जब हम एक नए समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं तो कैसा समाज हम चाहते हैं। आज अक्सर जब हम ये कहते हैं कि एक समतामूलक न्यायपरक समाज होना चाहिए जिसमें पूंजी के ऊपर एक अधिकार नहीं होना चाहिए, इसको आदर्श विचार माना जाता है। शायद ये आदर्श विचार नहीं है, ये केवल एक धार्मिक वक्तव्य नहीं हो सकता है। हमको ये दिखाई देता है कि इसका एक व्यावहारिक स्वरूप जो है वो आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में मौजूद रहा है और वहां पर एक पूरी की पूरी व्यवस्था जो है हमारे सामने रही है, जिस व्यवस्था में कृषक भी थे, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, राजमिस्त्री भी थे, पुरोहित भी थे, परिवहन करने वाले भी थे, सुरक्षाकर्मी भी थे, युद्ध करने वाले भी थे, वास्तुकार भी थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी थे, मछुआरे भी थे, लेकिन किसी तरीके के वहां पर सामाजिक आपसी टकराव के संकेत हमको वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के तौर पर या सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर हम जिस समाज को निर्माण करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको एक संदर्भ तो ये दिखाई देता है कि वो एक आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि एक तरीके से कुछ मूल्य, कुछ व्यवस्थाएं भारतीय समाज के इतिहास में रही है, शायद उसको हमको अपने काम, अपने नज़रिए के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत महसूस नज़र आती है और ये हमको दिखाई देना चाहिए। जो हम जल निकास व्यवस्था की बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, ये आप शायद बहुत आश्चर्य की बात भी हो सकती है कि ठीक वही जो ग्रिड सिस्टम है नालियों का या जो जल निकास की व्यवस्था का, पानी के संरक्षण की व्यवस्थाओं का, स्वच्छता का जो व्यवस्था उन शहरों में थी, वो आज के न्यूयॉर्क शहर में भी उसी तरीके की व्यवस्थाएं, उसी सिद्धांत पर आधारित व्यवस्थाएं न्यूयॉर्क शहर में भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है कि एक बहुत ही परिपक्व व्यवस्था वहाँ दिखती है। आज हम पानी के संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज हम जरा कल्पना करके देखिए कि 1000 परिवारों के गाँव में लगभग कितने जीवित कुएं हमको दिखाई देते हैं या जल संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। संभवतः हम ये मान सकते हैं कि आज पानी जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है इतने विकसित दौर में आ जाने के बाद, लेकिन 5000 साल पहले का जो समाज था उसमें जो एक मोहनजोदारो नाम का जो शहर है, उस एक शहर में 700 कुएं थे और अनुमान ये लगाया जाता है कि हर 3 परिवार के ऊपर एक कुआं था और वो कुएं निजी कुएं नहीं थे, सार्वजनिक कुएं थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी पानी की व्यवस्थाएं कितनी मजबूत रही हैं और किस तरीके से वो अपनी व्यवस्थाओं का परिचालन और व्यवस्थापन करते रहे। ये एक संदर्भ हमको वहां पर दिखाई देता है। दूसरा विषय जो हमको लगता है जब हम सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर बात करते हैं, वो कृषि और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें एक और क्षेत्र का नाम है कालीबंगा, जिसकी पहचान हुई है इस सभ्यता के संदर्भ में। वहां पर हल से जोते गए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि एक पूरी व्यवस्थित खेती जो है वहां पर होने लगी थी। अपने आप में जो उत्पादन होता था उस उत्पादन के भंडारण की व्यवस्थाएं, वहां पर एक चावल का कोठार मिला जिस कोठार का आकार है 45 मीटर लंबा और करीब 15 मीटर चौड़ा। इतना बड़ा कोठार है जिसमें चावल का जो है वो भंडारण किया जाता था ताकि समय आने पर उपयोग उसका किया जा सके। और ये सब एक तरीके से पूरे एक सामूहिक व्यवस्था के तहत पूरी व्यवस्था का संचालन हो रहा था। इसी तरीके से हड़प्पा में ऐसी 12 इकाइयां मिली जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता था और उस अनाज के भंडारण की जो भंडारण के जो इकाइयां हैं उसका पूरा जो क्षेत्रफल है, जो तल क्षेत्र है, वो लगभग 850 वर्ग मीटर का है। यानी कि अनाज के भंडारण की वो व्यवस्थाएं वहां पर थीं। और उसमें कुछ ऐसे ईंट के चबूतरे मिले हैं जिसमें गेहूं और जौ के दाने मिले, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती थी। और वहां पर एक रूप में अगर हम ये देखें तो वहां पर ऐसी उन्हीं कोठारों के पास ऐसे कमरे मिले हैं जिसके बारे में ये प्रमाण मिलते हैं कि जो श्रमिक थे
उनके रहने की व्यवस्थाएं उन कमरों में की जाती थी और उसकी जिम्मेदारी जो है वो तत्कालीन समाज लेता था कि जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को किसी तरीके की समस्या का सामना वहां पर ना करना पड़े, और वही कृषि मजदूर के तौर पर पहचाने गए। जौ, गेहूं, राई, मटर, ज्वार का उत्पादन, तिल और सरसों का उत्पादन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में होने लगा था। कपास का उत्पादन होने लगा था। तो ये चीजें हमको दिखाई देती है कि एक पूरी विकसित कृषि सभ्यता, पूरा कृषि का जो एक तरीके का एक बुनियादी जो ढांचा है, जो जिसके बिना शायद हम आगे कृषि के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो पूरा वहां पर व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने नजर आता है। पहला बिंदु हमने पानी और स्वच्छता के संदर्भ में देखा, दूसरा बिंदु हमने कृषि की व्यवस्था के संदर्भ में देखा, और तीसरा बिंदु हमको दिखाई देता है लैंगिक समानता के संदर्भ में। आज हमारे सामने जो पूरी देश में जो बहुत बड़ी चुनौती हम लैंगिक असमानता के तौर पर देखते हैं, जो लैंगिक पहचान के आधार पर होने वाली हिंसा और भेदभाव के संदर्भ में देखते हैं, उसको किस तरीके से पूरी लैंगिक आधार पर व्यक्ति की अस्मिता को चुनौती दी जाती है, उस संदर्भ को हम सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो कि सिंधु घाटी में लैंगिक समानता का मतलब क्या था, बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि वहां पर महिलाओं को और पुरुषों के बिल्कुल समान अस्तित्व को स्वीकार किया गया, बल्कि कुछ मायनों में जो अभी तक की खोज है उसके आधार पर यह माना जाता है कि अगर तुलना की जाए तो महिलाओं को ज्यादा बेहतर स्थिति वहां पर दी जाती थी, क्योंकि वहां पर मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी, और जो भी उत्पादन या पुनरुत्पादन और प्रजनन वाली जितनी भी इकाइयां हैं, उनको एक तरीके से देवी का दर्जा या उसको एक तरीके से बहुत प्रभावी शक्ति के तौर पर वहां पर स्वीकार किया गया था, क्योंकि यह मान लिया गया था कि मानव अस्तित्व का जो जुड़ाव है वो एक तरीके से उत्पादन और प्रजनन के साथ में है। इसलिए जो संकेत मिले हैं वो ये है कि वहां पर मातृशक्ति के तौर पर उनको तवज्जो दी जाती थी, और वहां पर महिलाओं के शोषण के कोई भी प्रमाण या उनको कमतर माने जाने के, कि उनको किसी तरीके से दोयम व्यक्ति माना जाता हो या उनको दास माना जाता हो, इस तरीके के कोई भी प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको नहीं मिलते हैं। घरेलू काम में महिलाएं अपनी भूमिका निभाती थी, लेकिन घरेलू काम को उस व्यवस्था में जो है किसी और काम की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके कारण से भी महिलाओं की एक स्थिति एक तरीके से महत्वपूर्ण थी। और जो आज की जो पूरी बहस है कि जो लैंगिक आधार पर जो महिलाओं के श्रम की परिभाषा है, उसकी जो पहचान है, उसको नए सिरे से परिभाषित किए जाने की जरूरत है। उसका सिद्धांत भी हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई देता है, जहां पर घरेलू काम को एक तरीके से श्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता रहा, और वो चीज हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में वहां पर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि वो समस्या भी, वो उस तरीके का सवाल भी सिंधु घाटी की सभ्यता में लैंगिक असमानता का वहां पर दिखाई नहीं दिया जाता। लोथल में तो वहां के जो कब्रिस्तान है, वहां पर तो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले, कि वहां पर एक तरीके से यह माना जाता था कि किसी भी तरीके से इनको अलग अलग करके महिलाओं और पुरुषों को नहीं देखा जा सकता है, वो उस तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अगला बिंदु हमको सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में दिखाई देता है। फिर अगला जो विषय है, वो विषय जो है वो उपासना पद्धति या धर्म के आधार पर हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में यहां पर दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा कि वो मूलतः एक तरीके से मातृशक्ति या जो उत्पादन की शक्तियां हैं उसको एक तरीके से आराध्य के तौर पर मान रहे थे। इसलिए जो भी वहां पर जो संकेत मिले हैं पशुपति की, मातृदेवी, वृषभ, नाग, यानी कि प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, पशु हैं, सांप हैं, वृक्ष हैं, पशु, अलग अलग तरीके के पंछी हैं, चिड़ियाएं हैं, उनकी पूजा करने के संकेत वहां पर दिखाई देते हैं। और मूर्ति पूजा का कोई एक तरीके से बहुत प्रभाव वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज हमको दिखती है। और वहां पर जो प्रमाण मिले हैं, वो जो चीजें दिखाई देती हैं वो ये होती है कि प्रकृति और मनुष्य को एकाकार करके देखते हुए जो भी मूर्तियां वहां पर मिली हैं, उसमें व्यक्ति और पशुओं को एक ही मूर्ति में उकेर कर देखा गया, यानी कि आधा शरीर व्यक्ति का और आधा शरीर जो है वो पशु का। उसको इस बात का संकेत है कि किस तरीके से प्रकृति को या पर्यावरण को मानव के साथ एकाकार करके उसको देखने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। यह चीज भी वहां पर हमको दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से यहां पर कि ये जो 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसमें कोई भी एक भी शिखर वाला मंदिर या कोई भी एक केंद्रीय धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है।
कोई भी मंदिर वहां पर उस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता में, आज से 5000 साल पहले की सभ्यता में नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि लोग जो है वो अपने सिद्धांतों को अपने तरीके से स्थापित कर रहे थे और उसका पालन कर रहे थे। हालांकि जो कालीबंगा और लोथल जो क्षेत्र हैं वहां पर यज्ञ किए जाने के प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर किसी तरीके से ऐसी मिलजुल करके लोग जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे और पशुओं की बलि दिए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कोई एक ढांचागत व्यवस्थाएं वहां पर नहीं दिखाई देती है। तो ये एक चीज और वहां हमारे लिए एक तरीके का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार ये माना जाता है कि ये जो परंपरागत समाज है वो अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़िवादी व्यवहार का पालन करता है। उसको हम पिछड़ा इसी बात के आधार पर इंगित करते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि जो अंधविश्वास करता है, कर्मकांड करता है, रूढ़िवादी है, वो शायद कुछ पिछली पीढ़ियों का व्यक्ति है और पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रमाण हैं, जो अभी तक की जो चीजें समझ में आती हैं, उसमें अदृश्य शक्तियों को मानना या भूत प्रेत या दानव या राक्षस या किसी इस तरीके के किसी एलिमेंट के संकेत वहां पर एक तरीके से नहीं मिलते हैं। तो यह दिखाई देता है कि क्या वो समाज एक तरीके से अंधविश्वास और कर्मकांडों से मुक्त समाज था। वो चीज भी हमको दिखाई देती है, वो रूप भी हमको वहां पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये माना जा सकता है कि शायद इस रूप में एक तरीके से लोगों में सहिष्णुता का शायद एक बड़ा कारण यह है कि उस तरीके के विभाजन वहां पर उस समाज में नहीं थे। ये प्रमाण के आधार पर अगर कम से कम हम इतनी बातचीत यहां पर कर सकते हैं। एक तरफ इसी के समानांतर जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थीं, वहां पर हथियारों के जखीरे या शस्त्रागार या सेनाएं या युद्ध के प्रमाण वहां पर दिखाई देते हैं। बहुत टकराव वहां पर दिखाई देते हैं। ये वो समय था, उसी समय पर जब सिंधु घाटी की यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर थे, और इस तरीके के लगभग 1100 शहर हम यहाँ पर पहचान चुके हैं। बहुत लंबा क्षेत्रफल हमारे सामने है। इस पूरे क्षेत्रफल में कहीं पर भी युद्ध के या हिंसा के या अस्त्र शस्त्रों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये लोग कहीं पर युद्धों में शामिल थे। यानी कि आज जब हम शांति की बात करते हैं या युद्ध मुक्त समाज की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो भी एक आदर्श कल्पना नहीं है। हम ऐसे इतिहास से गुजर चुके हैं जिस इतिहास में ऐसा समाज रहा है जो बिना अस्त्रों और शस्त्रों के था, जिसने युद्धों में किसी तरीके का कोई आवश्यकता को महसूस नहीं किया और वो उसमें शामिल नहीं हुए, और 1000 साल तक उन्होंने अपना जीवन जिया बिना किन्हीं युद्धों के और बिना किसी हिंसा के। एक नजरिए से क्या हम ये कह सकते हैं कि शांति मूलक और समता मूलक समाज जो है वो हमारे जीवन के इतिहास में हो चुका है, और शायद हमको एक बार फिर से उनको स्थापित करने की, उन मानकों को स्थापित करने की जरूरत है। आज जब हम सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर बात करते हैं तो बहुत जरूरी हिस्सा ये हो जाता है कि जिन सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानने से शायद हम ये एक एहसास पैदा कर सकते हैं कि यह महज कल्पना नहीं है जो भविष्य में कभी पूरी होगी, यह महज एक सपना नहीं है जो भविष्य में कभी पूरा होगा। हमें शायद ये मानना पड़ेगा कि 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे मूल्य आधारित व्यवहार समाज में हो चुके हैं जिसको शायद हमको चुन करके फिर से अपने सामने लाने की जरूरत है और उनको फिर से स्थापित करने की जरूरत है। बच्चों के संदर्भ में हमको दिखाई देता है सिंधु घाटी की सभ्यता में कि उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं थी। वहां पर बच्चों के लिए अलग अलग उम्र के आधार पर खिलौनों का निर्माण किया जाना, और वो खिलौने जो है उस वक्त की प्रकृति, उस वक्त के समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप नजर आते हैं, बच्चों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। ये चीज हमको वहां दिखाई देती है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण तत्व है कि उस पूरी सभ्यता में कहीं पर भी गुलाम प्रथा या दास प्रथा का कोई संकेत नहीं मिलता है। यह भी एक अपने आप में हमको लगता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सूत्र है और संकेत है जो शायद हमको अपने नजरिए को और बेहतर ढंग से विकसित करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये चीज हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये कुल मिलाकर के एक तरीके से हमको दिखता है कि वो एक शांतिप्रिय समाज भी था, युद्धों में शामिल नहीं था, कोई उस तरीके के संकेत वहां पर हमको नहीं मिल रहे हैं। एक और बात है, क्या वो वैज्ञानिक समाज नहीं था? अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगर वैज्ञानिक समाज नहीं था तो उस वक्त जो घर बने थे वो घरों में लगाई गई जो ईंटें हैं वो 4 इंच बाय 2 इंच बाय 1 इंच की बिल्कुल एक ही आकार की तमाम ईंटें कैसे हो सकती हैं? किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से घर में रोशनी आने के लिए व्यवस्थाओं को निर्मित किया गया, कैसे वो समुदाय
1.704 यानी कि 1.704 मिलीमीटर तक की लंबाई और ऊंचाई का मेजरमेंट कर रहा था। उसको कैसे उसने हाथी दांत से ऐसे मापक निर्मित कर लिए थे जिससे वो 1.25 मिलीमीटर की जो है वो माप कर पाने में सक्षम हो गया था। ये चीजें हमको ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपने आप में एक तरीके से जब व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में भी अपने उनके एक तरीके की व्यवस्था और सिद्धांत थे, और वो सिद्धांत वैज्ञानिक नजरिए पर आधारित थे, वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित थे। वो चीज हमको वो साफ तौर पर वहां पर दिखाई देती है। और ये चीज जो है वो हमको शायद आज जब हम सामाजिक नागरिक पहल को देखते हैं तो हमको ये देखने की जरूरत है कि वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर हमको किसी तरीके के गृह युद्ध के संकेत नहीं मिलते हैं, लैंगिक आधार पर टकराव के संकेत नहीं मिलते हैं, जातिवादी व्यवस्था के आधार पर टकराव के संकेत नहीं मिलते हैं, किसी तरीके की दास या शोषण के संकेत नहीं मिलते हैं। और जब ये व्यवस्थाओं में ये विसंगतियां नहीं थी तो वहां पर किसी तरीके का व्यवस्थागत प्रतिकार भी नहीं था। कोई संगठन भी हमको वहां पर नहीं दिखाई देता जो बाहर बन रहा हो और जाकर के किसी सरकार के ऊपर आक्रमण कर रहा हो, या समाज के किसी अमीर तबके के ऊपर आक्रमण कर रहा हो, या समाज में जाकर के हिंसा कर रहा हो, या हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ कोई हिंसक प्रतिक्रिया कर रहा हो, या किसी तरीके का वहां पर वैचारिक टकराव भी हमको वहां पर नजर आए। इसका मतलब यह है कि जब व्यवस्था शांति प्रिय समतामूलक होती है, जब उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जब उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, तब वहां पर शायद सामाजिक नागरिक संगठनों की आवश्यकता उतनी ज्यादा महसूस ही नहीं की जाती। सामाजिक नागरिक संगठनों की जरूरत तभी उभर करके आती है जब व्यवस्था में विसंगतियां होती हैं, जब हिंसा होती है, जब शोषण होता है, जब किसी तरीके की छुआछूत या शोषणपना होता है, तभी शायद सामाजिक नागरिक संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। आज के समय में अगर उनकी भूमिका यानी कि सामाजिक नागरिक पहल की अगर भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है तो शायद उसका एक संदर्भ यह है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में उतनी विसंगतियां हो गई हैं जिनके चलते समाज में ऐसे लोगों को जिनके अपने विवेक हैं, जो एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, जो ये मानते हैं कि समाज का जो संचालन है वो कुछ मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, व्यवस्था का जो संचालन है वो कुछ मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, वो लोग संगठित होकर के बाजार, व्यवसाय, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में सुधार के लिए पहल करते हैं, उसमें मूल्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर व्यवस्था अपने आप में सुचारू रूप से चलने वाली हो, जैसा कि हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में नजर आता है, तो शायद उस तरीके की सांगठनिक पहल की आवश्यकता ही उतनी वहां पर महसूस नहीं की जाती है। वो प्रतिकार हमको नजर नहीं आता है, वो टकराव हमको वहां पर नजर नहीं आता है। यह चीज हमको सिंधु घाटी की सभ्यता से नजर आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता बेशक एक इतिहास का विषय है, लेकिन शायद उस समाज को, उस अर्थव्यवस्था को, उस राजनीतिक व्यवस्था को, वहां की संस्कृति को, वहां के लोगों के व्यवहार को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमको ये बताता है कि अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था हो तो लोग सुकून से रह सकते हैं, और उसको आप लोग अगर सुकून से रह सकते हैं तो वो पिछड़ा हुआ समाज नहीं होता है, शायद वो सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता उसको हम मान सकते हैं। ये चीज हमको वो दिखाई देती है। अब मैं अगले हिस्से के ऊपर आता हूं, वो है वैदिक काल। हड़प्पा की जो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, लगभग 1900 के आसपास, 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति जो है वो समाप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन एक कारण उसका माना जाता है। दूसरा कारण जो माना जाता है कि बाहर से कुछ ताकतें आईं और उन्होंने यहाँ के सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया, जिससे यहाँ के लोगों को जो है वो पलायन करना पड़ा। फिर यह माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वो उसका सूख जाने के कारण से जो अकाल पड़ा, जो सूखा पड़ा, और जो लगातार 400-500 सालों तक वहाँ पर जो पूरी एक तरीके से शुष्कता आई, पूरी जो ड्राई एरिया हो गया, उसके कारण से उत्पादन की पूरी व्यवस्थाएं खत्म हो गई और वो उसके कारण से सभ्यता, पूरी एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई 1900 के आसपास में। तो ये माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई थी। और उसके बाद जो है फिर से ईसा पूर्व 1500 में वैदिक काल शुरू होता है, और ये जो वैदिक काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व लगभग 900 साल का समय माना जाता है। और ये भी एक तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं कि इससे हमको कई अलग अलग तरीके का समाज का एक नज़रिया दिखाई देता है।
तो इसको भी दो भागों में हम बांट के देखने की अगर कोशिश करते हैं तो दिखता है कि हम शायद हम में से कई सारे लोग जो हैं वो पूरी वैदिक सभ्यता से, वेदों से, और जो वेदों का आख्यान है उससे भली भांति परिचित होंगे। तो ये जो काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व का, यानी कि अब से 2700 साल पहले का, उस काल में हम सब जानते हैं कि सबसे पहला जो हिस्सा है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, जिसमें ऋग्वेद का निर्माण किया गया था, ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद का संदर्भ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऋग्वेद जो है वो एक ऐसा बुनियादी आख्यान हमारे सामने है जिसको एक बहुत आज की सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोगों की बहुत भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन शायद उसका संदर्भ उतना तार्किकता से साथ नहीं लिया जाता है, इसलिए थोड़ा एक विभेद वहां पर नजर आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में और ऋग्वेद में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वहां पर अलग अलग आजीविकाओं का उल्लेख मिलता है, अलग अलग वर्गों का उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर वर्गों के पहचान वहां पर मिलती है कि कौन श्रमिक है, कौन वहां पर जो है वो धातुओं का काम कर रहा है, कौन वहां पर जो है वो नदियों से मछली पकड़ने का काम कर रहा है, कौन जो है वो पुरोहित का काम कर रहा है। ये सारे व्यवहार वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी तरीके का विभाजन जो है उस व्यवस्था में नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विभाजन था, लेकिन लोगों को यह चयन करने की स्वतंत्रता थी कि कोई भी व्यक्ति व्यवसायी होना चाहे व्यवसायी हो सकता है, कोई व्यक्ति योद्धा होना चाहे योद्धा हो सकता है, कोई पुरोहित होना चाहे पुरोहित हो सकता है, कोई सफाई कर्मी होना चाहे वो सफाई कर्मी हो सकता है। उसके लिए उसको वैश्य होना जरूरी नहीं था कि वो व्यवसायी तभी होगा, या योद्धा होने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था, या ब्राह्मण होना जरूरी नहीं था पुरोहित होने के लिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे मूल वैदिक सिद्धांत हमारे सामने उभर करके आया, उसमें जाति व्यवस्था का कोई संकेत या कोई प्रमाण वहां पर दिखाई नहीं देता है। रुचि और योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है अपना एक कोई भी व्यवसाय जो है वो चयन कर सकता था। एक ही परिवार में लोग अलग अलग तरीके का काम कर रहे थे, कोई भी उसी में व्यवसायी भी था और उसी में कोई सफाई करने वाला भी हो सकता था, और कोई भी उसी परिवार में जो है वो मछली पालन करने वाला व्यक्ति भी हो सकता था, या योद्धा भी हो सकता था। तो लोगों को ये स्वतंत्रता थी कि वो कौन सा पेशा चुने, और एक परिवार में ही लोग अलग अलग सदस्य जो है वो अलग अलग तरीके का व्यवसाय या काम चुन सकते थे। तो यानी कि वो विभाजन वहां पर हमको नहीं दिखाई देता है। इन जो अलग अलग वर्ग हैं, इन वर्गों के आपसी रिश्तों में भोजन ग्रहण करने में या भोजन व्यवहार का भी कोई प्रतिबंध नहीं था। इन वर्गों में आपस में विवाह करने का, शादी करने का भी कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो ऋग्वैदिक व्यवस्था है वहां पर भी एक तरीके से एक ढांचागत स्वरूप जो है वो सांस्कृतिक स्वरूप, एक तरीके का धार्मिक स्वरूप वहां पर आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो जाति व्यवस्था या वो जो विभाजन है वो विभाजन हमको वहां पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व में, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें बाकी के 3 जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई 600 से 1000 से 600 ईसा पूर्व में, उस काल को ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। और उस काल में एक तरीके से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए विशेषाधिकारों की परिभाषा तय होना शुरू होने लगी, और वहीं से ये शोषण की व्यवस्था एक तरीके से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई अदृश्य शक्ति ने या किसी ईश्वर ने यह व्यवस्था का निर्माण नहीं किया है, लोगों ने अपने हित के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया है। और वहां से एक तरीके से जो विशेषाधिकारों की परिभाषा तय होना शुरू हुई क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिए, वहां से एक तरीके की विसंगति होना शुरू हुई, और वो विसंगति के बढ़ने के कारण से जो जाति व्यवस्था है वो कठोर रूप लेती गई। महिलाओं की जो भूमिका है, जो महिलाओं की पहचान जो है, उसको इस तरीके से परिभाषित किया गया कि उसने एक तरीके से शोषणकारी व्यवस्था का रूप ले लिया। और ये पूरे की पूरा जो ढांचा भारत में विकसित हुआ, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो आज हम शोषण की व्यवस्था देख रहे हैं, इसकी जड़ें वास्तव में जो है वो उस काल में हमको नजर आती हैं, अब से लगभग 3200 साल पहले। तो ये जो पूरा संदर्भ है, हमको ये दिखाई देता है कि बाद में जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, वहां पर उसने जिस तरीके का ढांचा, किस तरीके का तंत्र और व्यवस्थाएं बनाई, वहीं से ये पूरी विसंगतियां, शोषण, ये सारी की सारी चीजें जो है वो शुरू होना हुई। और इसी काल में जो है वो एक तरीके से हथियारों का, लोहे के हथियारों का और लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल के प्रमाण भी यहां पर मिलना शुरू होते हैं। एक चीज का मैं संदर्भ लेना चाहता हूं कि जो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं,
वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संदर्भ क्या है। क्या केवल हम ये आख्यान की बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात के आधार पर बात कर रहे हैं? ऋग्वेद में एक जो सबसे एक बहुत ही समापन गीत, एक महत्वपूर्ण गीत जिसको माना जाता है, संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसिम जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषाम समानम मंत्रमभि मंत्रय वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इसका ये अपने आप में ये ऋग्वेद का एक वक्तव्य है जो ये कहता है कि हमारा अस्तित्व सह अस्तित्व है, हमको साथ साथ आगे बढ़ना है, आपस में संवाद बनाए रखना है, मन में अच्छे विचारों का निर्माण करना है, आपसी समझ के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, सबके लिए एक जैसे नियम हो, ऐसी व्यवस्था का हमको निर्माण करना है, सबके लिए एक जैसी नीति हो, यह सुनिश्चित करना है, सबके मन सबके चित्त एक हों, स्वच्छ हों, यह सुनिश्चित करना है, हम सब संगठित हों, हम सबका संकल्प एक ऐसा हो कि हमारे हृदय समान हो, हम सबका मन एक हो और आपस में कभी किसी तरीके का कोई विरोध ना हो। तो ये जो ऋग्वेद में जो ये पूरा संदर्भ सामने निकल के आता है, तो अगर ये मूल सिद्धांत है, तो आज जो संघर्ष है, जो टकराव है, वो किस आधार पर पैदा हुआ? अगर हमको मूल भावना को अगर लेकर के चलना है, तो मूल भावना तो ये कहती है कि हमको साथ साथ आगे बढ़ना है, हमको अपना मन स्वच्छ रखना है और हमको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया को हम किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, ये सुनिश्चित करना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये संदर्भ शायद हमको अपनी पहल के साथ भी, अपनी नज़र के साथ में भी जोड़ने की ज़रूरत लगती है। एक दूसरा जो एक उद्गार निकल के आता है कि मनुष्यत्वा नि धीमहि मनुष्यत समिधीमहि अग्ने मनुष्य द्वंगिरो देवान देवयते यजः, यानी कि सभी मनुष्य जीना चाहते हैं, सभी के अपने विचार हैं, अपना जीवन का लक्ष्य पाना चाहते हैं। और जो वैदिक ऋषि हैं वो ये कह रहे हैं कि मनुष्यता से ही हमको प्रेम करना चाहिए, उससे प्रीति रखना चाहिए, मनुष्यता को जीवित रखने के लिए हमारी पूरी पहल होनी चाहिए, पूरी कोशिश होनी चाहिए। मनुष्यता आगे बढ़े तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी तो उसी संस्कृति से, यही संदर्भ तो वहीं से निकल के आ रहा है। तो जब अगर ये मूल संदर्भ ये है, तो फिर जो हम आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो चुनौतियां हमारे सामने क्यों खड़ी होती हुई नजर आती हैं, ये हमको देखने की शायद कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तो जो लक्ष्य हैं जीवन के, वो मूल्यों पर आधारित है। समानता की बात हो रही है, गरिमा की बात हो रही है, सह अस्तित्व की बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये भी कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है जिनकी कल्पना हम भविष्य में करें, बल्कि शायद इन सिद्धांतों की कल्पना हमारे इतिहास में, हमारे अतीत में की जा चुकी है। उसको हमको शायद कहीं ना कहीं जोड़ के देखने की ज़रूरत है। और ये वाली चीज़ हमको ये कि कई जगहों पर हमको ऐसे संदर्भ दिखाई देते हैं जो नैतिक जीवन की बात करते हैं, जिसमें एक जो कवश एलूश कवि हैं, उन्होंने जो ऋग्वेद में एक सूक्त दिया है कि अक्षेर्मा दिव्य कृषिमित कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितार्य मरे। तो इसका मतलब यह है कि जुआ मत खेलो, कृषि करो, कृषि से सम्मान हासिल होता है, कृषि से संपत्ति हासिल होती है, कृषि से मेधा का निर्माण होता है, अपने बुद्धि का निर्माण होता है, और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। तो अगर ये संदर्भ हमारे सामने है, तो शायद हम जो पूरे एक समाज के निर्माण की परिकल्पना करते हैं, वो किसी भी रूप में शायद एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसका एक बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक आधार है। हमको उसको कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। उसी तरीके से ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेद में तो यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, यह सुनिश्चित करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उसके श्लोक भी वहाँ पर हैं, वो चीज़ भी हमको वहाँ पर साफ दिखाई देती है। और वहाँ तो ऋषि कहते हैं कि अगर कोई ये मानता है कि भूख से केवल वही मरता है जो भूखे पेट रहता है, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। जो ज़्यादा खाता है उसकी भी मृत्यु होती है, लेकिन उसका जीवन जो है वो ज़्यादा कठिन होता है। जो बांट करके खाता पीता है, जो आपस में
बंटवारा करके जो जीवन जीते हैं उनका जीवन जो है वो बेहतर होता है। ये तो ऋग्वेद के संदर्भ से ही हमारे सामने ये बात उभर करके आती है। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से ऋग्वेद का जो काल है वहां पर हमको कुछ बुनियादी मूल्य वहां पर दिखाई देते हैं और वहां पर भी एक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वो जाति व्यवस्था में, लैंगिक भेदभाव में, शोषण की व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। और वो काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व का, जहां पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो एक रूप में आगे बढ़ती जाती है। और वहां से हमको ये देखना हम शुरू कर सकते हैं कि वहां से समाज के लिए बहुत सारी चुनौतियां एक तरीके से खड़ी होती हैं। तो ये जो पूरा समय है सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, हमको दिखाई देता है कि एक समाज है जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, लोग सब मिलकर के अपनी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। एक संदर्भ वो है। दूसरा संदर्भ हमारे सामने आता है वैदिक काल से, जहां से व्यवस्थाओं का बनना शुरू होता है और जिसको एक तरीके से कुछ नैतिक मूल्यों के स्वरूप में स्थापित करने की, नैतिक मूल्यों के साथ निर्मित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन वो पूरी तरीके से एक विसंगतिपूर्ण व्यवस्था की तरफ तब्दील होने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब मैं जो अगले हिस्से में आना चाहता हूं, जो एक तरीके से अगला हिस्सा है हम आज की बातचीत का, जैसे जैसे ये शोषण बढ़ना शुरू हुआ, यहां से एक हमको दिखाई देने वाली बात जो शुरू होती है वो ये होती है कि जैसे जैसे शोषण शुरू होता है, जाति व्यवस्था शुरू होती है, भेदभाव शुरू होता है, टकराव शुरू होता है, किसी की गरिमा को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू होती है, उसी के समानांतर समाज के भीतर से ही प्रतिकार भी शुरू होता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो वहां पर इसी समय में, यानी कि ये जो पूरा समय है एक तरीके से लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास का जब हम समय मानते हैं, जब तक ये पूरी जाति व्यवस्था पूरी तरीके से अपना एक कठोर रूप में सामने आ गई, वहां पर अलग अलग दर्शन और अलग अलग चिंतन ने स्वरूप लेना शुरू किया और उन्होंने एक मतभिन्नता, असहमति जाहिर की उस व्यवस्था से जो कि वेदों के माध्यम से या एक तरीके से उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी, जो नियम बनाए जा रहे थे, उनका प्रतिकार करना शुरू किया। एक आजीवक दर्शन, इस तरीके के कई सारे 62 धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। यानी कि वो एक तरीके से जो वैदिक सभ्यता जो कह रही थी उससे वो असहमत थे, उन्होंने उसका प्रतिकार किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय के लोगों ने, उस समय की व्यवस्थाओं ने उन 62 संप्रदायों का जाकर के विनाश नहीं किया, उनके ऊपर जाकर के हमला नहीं किया, उनके घरों में जाकर के तोड़फोड़ नहीं की, जबकि वो वैदिक सभ्यता से या जो वैदिक नियम बने थे और उनकी जो विसंगतियां पैदा हो गई थी उसका वो प्रतिकार करने वाले संप्रदाय थे। एक आजीवक दर्शन शुरू हुआ जिसका प्रतिपादन जो है वो मक्खली पुत्र गौशाल ने किया था और वो एक नास्तिक विचार था। वो ये मानता था कि आत्मा का जो है वो कोई इस तरीके का निर्धारण नहीं है, एक पूरी एक तरीके की अनेक जन्मों पूर्व जो है पूरी की पूरी व्यवस्था रच दी गई है। आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, आपको उस अटल चक्र से गुजरना ही है। तो आजीवक दर्शन जो है वो जो मक्खली पुत्र गौशाल ने प्रतिपादित किया, उन्होंने कहा कि आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको अपने जीवन चक्र में, आपको जिस जीवन में जाना है उसमें ही जाना है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो यह आजीवक दर्शन ये मान रहा था। एक दूसरे एक सिद्धांतकार हुए अजीत केशकंबली, जो बालों का जो है एक तरीके से कंबल बना करके ओढ़ते थे, तो उनका नाम जो है वो अजीत केशकंबली पड़ा। उन्होंने उच्छेदवाद करके एक दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये कहा कि मृत्यु के बाद कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं रहता है, मतलब किसी भी तरीके से शरीर में जो सभी पदार्थ हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ 7 तत्व ऐसे हैं जो 7 तत्व मूल तत्वों में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 तत्व ऐसे हैं जो अपने मूल तत्व में लीन हो जाते हैं और देह के भस्म हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, आत्मा भी शेष नहीं रहती। तो वो ये कहते हैं कि इसके बाद जो है वो कुछ बचता नहीं है, यानी कि आत्मा की जो सत्ता की बात होती है, आत्मा सबसे महान है और महत्वपूर्ण है, ये विचार मानता है कि आत्मा वाला जो पूरा दर्शन है, सिद्धांत है, वो मिथ्या है। और ये एक अलग तरीके का विचार एक तरीके से अजीत केशकंबली ने दिया। फिर जो संजय वेलाथी पुत्र थे, उन्होंने अनिश्चयवादी संप्रदाय दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुओं का निश्चयात्मक, हम बहुत निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं कुछ वस्तुओं के बारे में,
लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। तो वो संजय वेलाती पुत्र कुछ और कह रहे थे, वो नहीं कि वो ये मान रहे थे कि सभी चीज़ों के बारे में मानव जानता नहीं है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो हर तत्व के बारे में पूरी जानकारी किसी भी स्थिति में हासिल कर सकता हो। फिर जो पकुत कात्यायन ने जो है वो नित्यवादी भौतिकवादी दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि कर्म और पुनर्जन्म में का कोई अवधारणा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 वस्तुएं ऐसी हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख, जीव, ये कभी खत्म नहीं होते, ना इनको कोई खत्म कर सकता है। तो ये उन्होंने एक अलग तरीके का अपना सिद्धांत दिया। चारवाक और लोकायत के बारे में हम जानते हैं, वो एक नास्तिक दर्शन है। वो एक अलग तरीके से इसको मानता है, वो पारलौकिक सत्ताओं को स्वीकार ही नहीं करता और अपने आप में एक अलग तरीके से वो हमारे सामने आता है। बृहस्पति को चारवाक दर्शन का संस्थापक माना जाता है और आचार्य विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी जो है एक तरीके से उनके संदर्भ का उल्लेख किया है। तो चारवाक लोकायत दर्शन भी आया। तो एक तरफ जहां पर जातिवादी व्यवस्था ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसी वक्त अलग अलग तरीके के दर्शन भी जो है वो सामने आ रहे थे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक तरीके से बहस शुरू हो गई थी और जो प्रचलित वैदिक मान्यताएं थी उसको चुनौती दी जाना शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब है कि भारत में एक तरीके से अलग अलग विचारों के लिए एक स्थान वहां पर हमको दिखाई देता है। वहां पर वो एक संभावना वहां दिखाई देती है कि आप मूल धार्मिक सिद्धांत को भी चुनौती दे सकते हैं। ये हमको भारत के इतिहास में, उस इतिहास में वो संदर्भ दिखाई देता है। तो कम से कम वो सहिष्णुता, वो असहमति का सम्मान आज की राजनीतिक व्यवस्था में शायद वो सिद्धांत वहां से हम उधार ले सकते हैं, उसको हम वहां से ग्रहण कर सकते हैं कि भारत में विविध विचारों को लेकर के और दूसरे विचारों को एक तरीके से असहमति जाहिर करते हुए नए विचार को प्रतिपादित करने की एक तरीके की गुंजाइश हमेशा हमारे सामने रहती है और इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के समानांतर भारतीय दर्शन शास्त्र का जो एक तरीके से जो 6 दार्शनिक विचार हैं, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग और वेदांत, ये जो 6 दर्शन विचार हैं, इन विचारों का प्रतिपादन भी उसी समय पे हुआ। तो यानी कि ये पूरी जो व्यवस्थाएं थी, ये मूलतः एक नया संदर्भ हमारे सामने लाती है कि जब हम समाज के निर्माण की परिकल्पना करते हैं तो ये जो दार्शनिक विचार है और धार्मिक विचार है, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये समानांतर रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो दर्शन शास्त्र जो नियम प्रतिपादित करेगा उसी को समाज स्वीकार करता है और जो समाज जिस दर्शन को स्वीकार करता है उसी के मुताबिक लोगों के साथ व्यवहार या दुर्व्यवहार होता है, सद्व्यवहार या दुर्व्यवहार होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहां पर अगर शोषण है, जातिवादी व्यवस्थाएं है, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार है, छुआछूत या भेदभाव है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्शन काम कर रहा है, कोई ना कोई एक विचार काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको उस विचार को समझना जरूरी है ताकि हम उस दर्शन और उस विचार में सुधार ला सकें। उसको किस तरीके से बदला जा सकता है, वो चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये दूसरा संदर्भ हमको इस पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दिखाई देता है कि जब ये दर्शन इस तरीके से व्यवहार में आते हैं और उसके अगर अच्छे पहलू हैं तो उसको समाज स्वीकार करता है, लेकिन अगर उसमें कुछ विसंगतियां हैं तो उसका प्रतिकार भी होता है और उसका प्रतिकार इतने स्तर पर होता है कि अलग अलग तरीके के धार्मिक संप्रदाय उससे शाखाओं के तौर पर निकल करके खड़े होते हैं और उससे असहमति दर्ज कराते हुए अपनी नई व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। तो ये असहमति जो है वो एक तरीके से संगठनात्मक और संस्थागत स्वरूप लेती है। ये चीज हमको अपने भारतीय इस प्राचीन इतिहास में सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर दिखाई देती है कि ये लोग नहीं मानते कि ये भाई आप जो कर्म के आधार पर जो पूरे व्यवस्थाएं बना रहे हैं हम असहमत हैं उससे, आप जाति के आधार पर जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं उससे हम असहमत हैं, और उससे वो फिर एक तरीके से अलग शाखा का निर्माण कर लेते हैं। ये दूसरा संदर्भ हमको इस इतिहास से दिखाई देता है। आखिरी संदर्भ में मैं आज की बातचीत में अगर मैं आऊं तो सामाजिक नागरिक पहल की सांगठनिक शुरुआत कब से होती है। ये जो एक समय है जब उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं, शोषण नहीं है, फिर व्यवस्थाएं बनने की शुरुआत होती है वैदिक और उत्तर वैदिक समय में। वहां पर प्रतिकार भी शुरू होता है, दार्शनिक विचार भी सामने आते हैं, वो भी हमको यहां पर दिखाई देता है। तो फिर इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या बनता है। इसका जो सबसे ज्यादा सामाजिक नागरिक पहल का संगठनात्मक स्वरूप हमको दिखाई देता है जैन और बौद्ध परंपराओं के अस्तित्व में आने के साथ में।
समाज के वो समूह जिन्होंने एक तरीके से जो वैदिक व्यवहार है, जो धर्म में अंधविश्वास, कर्मकांड, छुआछूत, वैमनस्यता जो पैदा हो रही थी, उससे जो असहमति रखने वाले समूह थे और जिनका अपना एक दार्शनिक विचार था, उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत करना, एक अलग परंपरा की शुरुआत करना शुरू की। और इन परंपराओं का आधार बने नैतिक मूल्य। अगर हम ये पूरी तरीके से देखें तो जैन और बौद्ध परंपराएं जो हैं वो अंधविश्वास और कर्मकांडों में विश्वास नहीं रखती। वो ये नहीं कहती कि कोई एक बाहरी लौकिक सत्ता है जिसकी आराधना करने से आप अपना जीवन जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बाहर आपके 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 अलावा कोई और दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ज्ञान दे सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने भीतर जो है एक तरीके से उन मूल्यों को जागृत करें, जिन मूल्यों से आप जो है खुद ऐसी चेतना को हासिल कर सकें कि समाज में बेहतर व्यवहार करें और अपने जीवन को खुद बेहतर करें। इसी को उन्होंने निर्वाण और इसी को उन्होंने मोक्ष कहा। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महावीर और गौतम ने क्या बात की, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। एक बहुत छोटे से विवेक का सवाल या एक तर्क का सवाल है कि महावीर और गौतम बुद्ध को अहिंसा की बात क्यों करनी पड़ी। अहिंसा की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हिंसा हो रही थी, हिंसा की परिस्थितियां, हिंसा आधारित सामाजिक व्यवस्था बनने लगी थी। इसके कारण से उन्होंने अहिंसा की बात की। यह चीज हमको साफ तौर पर, क्योंकि कोई भी एक चीज जब नए सिद्धांत कब आता है, वो किसी ना किसी चीज के प्रतिकार में आता है। तो जो उस व्यवस्था में, उस समय में जो व्यवस्थाएं बन रही थी उसके प्रतिकार में जैन और गौतम बुद्ध ने ये प्रक्रियाएं शुरू की। तो इनको अगर हम थोड़ा अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें तो जैन परंपरा ने जो है वो सामाजिक और धार्मिक जीवन के बीच में एक तरीके से सहसंबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। और इसमें इन सिद्धांतों में सामाजिक सिद्धांत भी हैं, आर्थिक भी हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित पहलू भी शामिल उसके अंदर हमको दिखाई देते हैं। मसलन समता एक सिद्धांत है जैन परंपरा में। समता का मतलब है अपने व्यवहार में इतना संयम होना चाहिए, अपनी संपत्ति का इतना सीमित अर्जन होना चाहिए, आपकी कमाई, आपका आय अर्जन इतना सीमित होना चाहिए कि समाज में असमानता पैदा ना होना शुरू हो जाए। अगर समानता लानी है तो सबसे पहले हमको समता में विश्वास रखना पड़ेगा और अपने व्यवहार में अपनी संपत्ति के अर्जन में इतनी कभी लानी पड़ेगी कि हमारी जरूरत पूरी हो लेकिन दूसरे के हकों को सीमित ना किया जाए। तो ये समता का सिद्धांत जो है वो आज के जो आर्थिक असमानता और अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसकी चुनौतियों को एक्सप्लेन करता हुआ हमको यहां पर नजर आता है। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह का सिद्धांत। जैन परंपरा में एक जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि पूंजी का संग्रहण मत कीजिए, यानी कि इतना संग्रह मत कीजिए कि समाज में विसंगतियां पैदा होना शुरू हो जाएं। तो अपरिग्रह का सिद्धांत जो जैन दर्शन ने दिया वो आज की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हमको सामने दिखाई देता है। हिंसा का सिद्धांत हमारे सामने उभर करके आया कि किसी भी तरीके से हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें। और हिंसा की परिभाषा का मतलब यह है कि मन में भी हिंसा का भाव ना लाएं, भाव हिंसा भी ना करें कि हम अपने मन के भाव से भी किसी के बारे में ऐसा सोचें कि जिससे किसी को पीड़ा पहुंच सकती हो। ऐसे व्यवहार के बारे में कल्पना ना करना भी जरूरी, ऐसी कल्पना ना करें, इतना अपने आप को विकसित करना जरूरी है। जैन परंपरा यह मानती है कि अपने आप में व्यक्ति को अपने आप को विकसित करना जरूरी है। कोई समाज को आप एकदम से नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलेंगे तो ही समाज बदल सकता है। तो जैन परंपरा जो है वो वैयक्तिक है, सामूहिक नहीं है। वो चीज वहां पर हमको दिखाई देती है। तो जिस दौर में जैन परंपरा विकसित हो रही थी वहां पर एक तरीके से जातिवाद बढ़ गया था, असमानता बढ़ रही थी। जो राज्य व्यवस्थाएं थी उसका जो दबाव जो था वो लोगों के ऊपर, प्रजा के ऊपर बहुत बढ़ने लगा था, परस्पर वैमनस्यता बहुत बढ़ रही थी। उस स्थिति में ये चीजें बदलना यहां पर शुरू हुई। तो अहिंसा एक चीज हमको दिखाई देती है। फिर दूसरा एक एलिमेंट हमको दिखाई देता है सत्य का, कि कैसे जो है वो महावीर ने एक बात किया कि भाई अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको कभी भी इतनी ज्यादा अपने आप को बनावटीपन नहीं देना पड़ेगा कि हमेशा आपको जो है वो अपने आप के बारे में ही सोचना पड़े। और ये सत्य जो है वो आपको चुनौतियां जरूर पैदा कर सकता है लेकिन अंततः वही आपको संरक्षण भी प्रदान करता है। इसलिए सत्य में विश्वास रखना शायद एक बहुत बुनियादी मूल्य के तौर पर उस धर्म में जैन परंपरा ने स्थापित किया। तो ये इसलिए चीज आई क्योंकि उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं असत्य एक जो है वो बहुत प्रभावी व्यवहार के तौर पर स्थापित हो रहा था। आस्तेय एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो बौद्ध दर्शन में भी है और जैन दर्शन में भी है,
कि धैर्य के साथ हम जीवन जीना, हम कैसे ये सुनिश्चित करें हम कितने ही अभाव में हों लेकिन हम कोई भी संपत्ति और वस्तु की चोरी ना करें। ये जीवन का एक बुनियादी सिद्धांत है। किसी भी संपत्ति पर कब्जा ना जमाएं, ये एक सुनिश्चित करना एक जरूरी बात है। तो ये एक चीज हमको यहां पर दिखाई देती है। तो जो अपरिग्रह, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, समता, ये जो तत्व हैं, इनके आगे एक और तत्व हमारे सामने आता है, वो आता है अनाक्रमण का, यानी सह अस्तित्व की नीति। अनाक्रमण यानी कि आक्रमण नहीं करना अपनी तरफ से। भारत के संविधान की आज अगर आप बात करेंगे तो भारत का संविधान भी यही मानता है कि हम किसी भी देश की जो संप्रभुता है या किसी भी समुदाय की जो अपनी आस्था और विश्वास है, हम उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे कि उसको अपनी विश्वास को या अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को खोना पड़े। यह चीज वहां पर हमको दिखाई देती है। तो अनाक्रमण की नीति, तो ये जैन और बौद्ध दर्शन में एक तरीके से ऐसे सिद्धांत हमारे सामने आए जो उस वक्त की सामाजिक व्यवस्थाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं की विसंगतियों को बदलने के लिए एक तरीके से रास्ता हमको दे रहे थे। वो चीज हमको नजर आ रही थी। ये चीजें जो हैं वो वहां पर नजर नहीं आती जो उस काल में, उत्तर वैदिक काल में व्यवहार में लाई जा रही थी। वहां पर उन्होंने एक तरीके से बदलने की कोशिश की। इसी तरीके से जो बुद्ध ने जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, उन्होंने सम्यक दृष्टि की बात की, सम्यक संकल्प की बात की, सम्यक वाक की बात की, यानी कि हम ऐसी बात करें जिससे लोगों से हमारे रिश्ते बने, उसमें स्पष्टता हो, उसमें शुचिता हो, उसमें दुर्भावना ना हो, सहृदयता हो, यानी कि वैमनस्यता पैदा ना हो पाए, उसके लिए हमको सम्यक वाक का सिद्धांत पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी कि जो जैसा है हमको उसी को वैसे ही देखना, ना कि अपने पूर्वाग्रह के साथ हम किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करें। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी कि सही राह पर चलें, कोई भी अनैतिक काम हम ना करें। सम्यक कर्मांत यानी कि आचरण को हम अपना साफ और सुरक्षित रखें, दूसरों के हक ना छीने यानी कि सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम यानी कि ऐसे उपक्रम करना कि शुभ सबसे पहले हो, लाभ से पहले शुभ हो, यह चीज हमको देखने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति यानी कि अपने आप अपनी स्मृति को इतना तैयार रखना कि हम अपने व्यवहार को बहुत संयमित भी रख सकें। ये जो पूरे सिद्धांत हैं, ये अपने आप में इनको महज हम केवल एक तरीके से धार्मिक सिद्धांत के तौर पर रख करके सीमित नहीं कर सकते हैं। संभवतः ये वही सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का उपयोग हम अपने विजन और मिशन को बनाने में करते हैं। हम जो समाज बनाना चाहते हैं, अगर हम विश्लेषण करें तो शायद इन्हीं विषयों को हम मूल में रखना चाहेंगे और उसको ध्यान में रखना चाहेंगे कि वहां पर किसी के संसाधनों की चोरी ना हो, वहां पर असमानता ना हो, वहां पर शोषण ना हो, वहां पर जातिवाद ना हो। तो यहां से हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां पर कोई प्रतिकार नहीं था, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें सह अस्तित्व था, जहां पर कोई शोषण नहीं हो रहा था, तो इसलिए प्रतिकार भी नहीं था। इसके बाद व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई तो उस व्यवस्था के साथ साथ विसंगतियां भी आईं, और विसंगतियों के आने के बाद उसके प्रतिकार के मंच भी पैदा हुए, और उसके कारण हम देखते हैं कि विभिन्न भारतीय दर्शन और जैन और बौद्ध दर्शन जो है वो अस्तित्व में आए। ये चीज हमको यहां पर दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक और नागरिक पहल जो है वो एक तरीके से धार्मिक जो पूरा बदलाव भारत का परिदृश्य है, जो इतिहास है, उसके साथ भी समानांतर तौर पर हमको चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए उससे भी हम इसको अलग करके नहीं देख सकते, इसलिए हमको अपने आयाम में शायद उन सिद्धांतों को भी जानना और समझना बहुत जरूरी हमको दिखाई देता है। और अब मैं आखिरी हिस्से पे अगले में 7.5 मिनट के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आखिरी हिस्सा आता है वो है मौर्य काल का। महावीर और गौतम बुद्ध का काल हम जानते हैं कि ईसा पूर्व जो है वो 3री-4थी शताब्दी में रहा है, और उस काल में उन्होंने ये जो दर्शन दिया उसका एक तरीके से एक व्यापक तौर पर उसकी एक स्वीकार्यता भी बनना शुरू हुई। और मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं, अपने इतिहास में हमने उनको समझा है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो ईसा से 322 से 185 ईसा पूर्व लगभग 140-145 सालों का हमको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें मुख्य तौर पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, इन तीन का जो संदर्भ है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो अभी आप देखिए कि जब नंद वंश का एक तरीके से सत्ता से हटाने में आचार्य विष्णुगुप्त ने जो भूमिका निभाई, उसके पीछे क्या कारण था कि वो राज व्यवस्था जो है वो समाज में बहुत बड़े पैमाने पर
शोषण कर रही थी। लोगों के संसाधनों को लूटना, कराधान, जो टैक्सेशन का सिस्टम था, अलग अलग तरीके के शोषण थे, महिलाओं के साथ शोषण थे, वो जो शोषण की व्यवस्थाएं थी और जिस तरीके का दुर्व्यवहार एक तरीके से उस दौर में हो रहा था, उसको खत्म करने का काम में हम जानते हैं, जो ऐतिहासिक संदर्भ में दिखाई देता है कि चाणक्य ने या आचार्य विष्णुगुप्त ने किया था। लेकिन और वो खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जो एक घोषणा, एक तो पूरी प्रक्रिया चलाई जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ, और उन्होंने घोषणा करवाई कि समाज में अब से, यानी कि मौर्य काल में, शासन के कानून, यानी कि सरकार के कानून, यानी कि मौर्य शासन व्यवस्था जो थी उसके कानून धर्म कानूनों से ऊपर होंगे। और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं में बदलाव करवाया कि जिसके कारण से जाति व्यवस्था का आधार लेकर के शूद्रों पर जो कठोर प्रतिबंध और नियम लगाए गए थे उनको उन्होंने हटाने की पहल की। वे खुद एक ब्राह्मण थे और उन्होंने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाएं में विसंगतियां होती है, सामाजिक नागरिक पहल की भूमिका उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वो अपने आप में एक तरीके से व्यवस्था में बदलाव की भूमिका वहां पर हमको नजर आती है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये पूरा जो संदर्भ है, जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, वो एक तरीके से राज्य के नियमों का ही प्रतिपादन करता है। वो ये कहता है कि किस तरीके से राज्य को जो है वो जन कल्याणकारी विचार की अवधारणा को पालन करना चाहिए। इसलिए आजकल जो व्हाट्सएप पर जो मीम्स जारी होते हैं कि चाणक्य ने ऐसा कहा था या चाणक्य ने वैसा कहा था, हमको शायद उसके बारे में बहुत चेतना संपन्न रहना पड़ेगा, बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ेगा कि वास्तव में चाणक्य ने जो है वो किस तरीके के विचार हमारे सामने रखे थे। वो वैसा वाला मामला वहां पर नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाएगा, शासन कैसे ऐसे कानून बनाएगा कि धर्म के नाम पर की जाने वाले दुर्व्यवहार या विसंगतियों को सीमित किया जा सके, ये काम जो है वो कौटिल्य ने किया। ये चीज हमको वहां पर साफ तौर पर नजर आती है। और फिर उसके बाद एक संदर्भ आता है सम्राट अशोक का। हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है वो एक तरीके से पूरे देश को अपने नियंत्रण में लेने का, जो केवल दक्षिण भारत का जो हिस्सा है उसको छोड़ करके पूरे देश के ऊपर शासन स्थापित करने का काम सम्राट अशोक ने किया था। और वो पूरी जो राज सत्ता उनको मिली थी, उस राज सत्ता को वो 10 साल तक अपने सिंहासन पर इसीलिए नहीं बैठ पाए राजपाट मिल जाने के बाद भी, क्योंकि वो 10 साल तक युद्ध लड़ते रहे। और हम सब जानते हैं कि कलिंग के युद्ध में जब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 1 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई, और वहां का जो रक्तपात था उसको देख करके उनका जो एक तरीके से मन बदला, ये एक बहुत बड़ी कीमत होती है मन के बदलने की। मन की बात बहुत हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में ये ध्यान में रखना कि वो जो मन का बदलाव है वो कितनी बड़ी कीमत कई बार लेता है। तो सम्राट अशोक का जो एक तरीके से एक नज़रिया जो विकसित हुआ था वो कलिंग के युद्ध के बाद हुआ। और उन्होंने फिर जो एक तरीके की जो व्यवस्था की कलिंग के युद्ध के बाद, जो पूरी शासन व्यवस्था अशोक ने बनाई, उसमें उन्होंने मानव सेवा, वृक्षारोपण, जल संरचनाओं का विकास, धर्मशालाओं की स्थापना, मनुष्यों और पशुओं के लिए आरोग्य केंद्रों की स्थापना, इस तरीके की व्यवस्थाएं उन्होंने की। उन्होंने घोषणा करवाई कि अगर उनके राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वो राजभवन में आकर के किसी भी वक्त सम्राट अशोक से मिल सकता था। तो ये एक तरीके से उन्होंने व्यवस्था बनाई कि राज्य व्यवस्था को समाज के पास जाना चाहिए, समाज की बात सुनना चाहिए, उसकी जो समस्याएं हैं उसका उसको भान होना चाहिए, ताकि वो उसके हिसाब से नीतियां बना सके। सम्राट अशोक ने जो सबसे बड़ी बात स्थापित की थी, जो संभवतः मौर्य शासन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के बीच में शासन व्यवस्था को और शासक को जाना और उनकी मन की बात को समझते हुए व्यवस्था को बनाना, ना कि शासक के मन की बात के आधार पर शासन व्यवस्था का निर्माण करना। तो ये वाली चीज हमको यहां से, ये मौर्य काल से साफ तौर पर दिखाई देती है कि उन्होंने जो एक तरीके से शासन व्यवस्था के मूल्यों को ऐसा बनाने की कोशिश की जिससे कि व्यवस्था का एक अलग ही रूप स्थापित किया जा सके। सम्राट अशोक भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों का इस्तेमाल किया समाज को संदेश देने के लिए। वैसे तो कुछ 34 शिलालेख माने जाते हैं, लेकिन 14 शिलालेख उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका उल्लेख करना शायद बहुत ज़रूरी है। कि जो पहला शिलालेख अशोक ने स्थापित करवाया उसमें पशुवध का निषेध था। उनका यह मानना था कि प्रकृति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवन में और जीवन चक्र में, तो पशुवध का निषेध उन्होंने पहले अभिलेख में किया। दूसरे अभिलेख में उन्होंने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, करुणा, प्रेम, अचौर्य, इनके जो संदेश हैं उसके प्रचार को कैसे किया जाएगा वो उन्होंने दूसरे शिलालेख में उसका
उल्लेख किया। तीसरे शिलालेख में उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार के लिए व्यवस्था की, उन्होंने बात की। अगले अगले अभिलेख में उन्होंने ये कहा कि जो राज्य व्यवस्था के अधिकारी हैं वो निश्चित समयांतराल पर राज्य का भ्रमण करेंगे, राज्य के जो लोग सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मन में क्या हैं, उस बात को जानेंगे और उसके आधार पर आकर के व्यवस्था को बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे। ये चीज़ उन्होंने जो है वो एक तरीके से अपने अगले अभिलेख में, शिलालेख में उसको दर्ज करवाया। जो उनका चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 11वां और 13वां अभिलेख है वो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, जो हम अलग अलग अष्टांगिक मार्गों की हम बात कर रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए और उसके आधार पर व्यवस्था के संदेश देने के लिए उन्होंने किए, वो शिलालेखों में दर्ज थे। छठा अभिलेख था अशोक का, जिसमें जनता की शिकायतें कैसे दर्ज की जाएंगी और उनका निपटारा कैसे होगा, ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिस्टम जो है वो उनके छठे शिलालेख का एक हिस्सा था। सातवें शिलालेख में उन्होंने कहा था कि राज्य जो है या सम्राट अशोक जो है वो सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। हालांकि उनका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, लेकिन उन्होंने अपने शिलालेख में यह घोषणा करवाई थी कि उनका जो प्रतिबद्धता है वो निष्पक्षता जो है वो सभी धर्मों के प्रति एक समान होगी। 9वें अभिलेख में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के जो विधान होंगे, जो कानून होंगे, वो जनपक्षीय होंगे। ये जो है 9वें अभिलेख में उन्होंने उल्लेख किया। और 12वां अभिलेख जो है वो स्पष्ट रूप से धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देने वाला अभिलेख था। तो ये जो पूरी की पूरी बातचीत है हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि जो वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, आखिर जब हम सामाजिक और नागरिक पहल की बात कर रहे हैं, जब हम उस नजरिए से इसको देखते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमको ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत बुनियादी तौर पर आपसी संदर्भ, आपसी जुड़ाव राज्य का, बाजार का और समाज के बीच होना बहुत जरूरी है। और ये जो है वो कुछ निश्चित मूल्यों के आधार पर हो सकता है, वैल्यूज के आधार पर हो सकता है। और वो जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को जब एक तरीके से चुनौती दी जाती है या जब व्यवहार से उनको हटाया जाता है, तो समाज की जो विसंगति, जो व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, इन तीनों के आपसी रिश्तों की विसंगतियां हैं, वो अपने आप में आगे बढ़ती हैं और एक किस्म से समाज जो है एक नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। तो आखिरी में मैं सिर्फ एक चीज को जोड़ते हुए अपनी बात को यहां पर खत्म करना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा जो संदर्भ हम देखते हैं, लगभग 7,500 वर्षों का, ये 7,500 वर्षों में हम एक चीज को देखते हैं कि एक वक्त पे व्यवस्थाओं का ना होना, लेकिन व्यवस्थाओं का होना, ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर लोग खुद अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं और वहां पर एक तरीके से किसी तरीके का एक ऐसी ढांचागत व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ है जिससे आपस में शोषण, वैमनस्यता या हिंसा हो या वहां पर किसी तरीके का भेदभाव हो। फिर उसके बाद व्यवस्था का निर्माण वैदिक काल में होता हुआ हमको शुरुआत होता हुआ दिखाई देता है। फिर उत्तर वैदिक काल में हमको ये दिखाई देता है कि उन व्यवस्थाओं में विसंगतियां आना शुरू होती हैं, उसमें जाति व्यवस्था और शोषण के जो तत्व हैं वहां पर आना शुरू होते हैं और एक व्यवस्था में कठोरपन आना शुरू होता है। फिर जब वो कठोरपन आता है तो उसका प्रतिकार होना शुरू होता है और वो प्रतिकार जो है वो एक तरीके से दार्शनिक और सैद्धांतिक नजरियों से आगे बढ़ता है। बौद्ध और जैन परंपराओं का विकास उसके बाद होता है और फिर वो बौद्ध और जैन परंपराओं को एक तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन सिद्धांतों को अपनाते हैं और सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध के सिद्धांतों को अपनाते हैं और एक तरीके से इसी व्यवस्था को निर्मित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, जहां से ये जहां पर एक परिकल्पना की जा सके कि अंततः सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें लोग जो हैं वो न्याय, समता, अमन और परस्पर सामंजस्य के साथ में, सहिष्णुता के साथ में, बंधुता के साथ में रह सकें। एक ऐसा समाज की जो लक्ष्य है, उसकी परिकल्पना जो है, उसी को लेकर के ये पूरी व्यवस्था आगे बढ़े और उसको किस तरीके से स्थापित किया जा सके। तो बुनियादी तौर पर आज का जो हमारा एक शुरुआती जो वक्तव्य है, यहाँ पर ठोस रूप से हमको सामाजिक नागरिक संस्थाओं का कोई स्वरूप नजर नहीं आता, लेकिन हमको एक उसकी जड़ें नजर आती हैं कि जो सामाजिक नागरिक संस्थाएं हैं,
सिविल सोसाइटी कम्युनिटी है, उसका काम जो है वो वास्तव में एक तरीके से एक अच्छे समाज की निर्माण करना होता है, और उस रूप में हमको शायद इस पूरे इतिहास को देखने की ज़रूरत है। तो पहला संदर्भ हमको नज़र नहीं आता है, पहले इतिहास के इस हिस्से में सामाजिक नागरिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस वैसे नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब हम दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे, जब हम पहली शताब्दी से इतिहास को देखना शुरू करेंगे, तब हमको ये चीज़ साफ साफ दिखाई देगी कि कैसे जो है वो सामाजिक नागरिक पहल एक तरीके से संस्थात्मक और संगठनात्मक स्वरूप लेना शुरू करता है, और उसके बाद एक तरीके से ये पूरी की पूरी पहल जो है वो आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन जी इस विवेचन के लिए। वाकई हमारे विस्तृत ऐतिहासिक कालखंड में नागरिक सामाजिक संस्थाओं की भूमिका को आपने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया है, और किस तरह से दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक प्रक्रियाएं उभरती हैं और वो जन सरोकार में परिवर्तित होती हैं, ये इस चर्चा से नजर आता है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। इस वेबिनार का अगला चरण हम आगामी 31 मई को आयोजित करेंगे, जिसमें हम लोग उत्तर मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक का जो ऐतिहासिक कालखंड है उसमें नागरिक सामाजिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में विचार करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर शामिल हों और अपने साथियों को इसके बारे में सूचित करें। विकास संवाद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।